ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी स्टार्ट। तो कल जहां से हमने छोड़ा, लेकिन बिफोर दी कि मैं अगली टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करूं, अगर कल के टॉपिक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपकी तरफ से है जो आपने पढ़ा और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कर सकते हैं उसका। है कोई क्वेश्चन? जी। नो क्वेश्चन। ओके। आशा का कोई क्वेश्चन नहीं है? मर्जी है। तो कल हमने इस जगह पे 62 नंबर स्लाइड पे छोड़ा था, और हम पढ़ना ये चाहते थे कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो हमारा एड्रेस है, जिसको आप लोगों को पता है कि फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस भी कहते हैं, तो ये एड्रेस का सेम नेटवर्क में क्या रोल है। सेम नेटवर्क से मुराद कि सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी अगर एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, तो इसमें इस एड्रेस का क्या रोल है। ठीक है। और कल भी आपको बताया था कि जो ये फिगर आपको नजर आ रही है, अगर ये आपको थोड़ा छोटा फील हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं। तो आपने कल बताया था कि 4 नेटवर्क्स हैं। इसका मतलब है कि एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है जो कि 2 नोड्स के दरमियान में है, एक नेटवर्क ये है जो कि फिर 2 नोड्स के दरमियान में है, और एक नेटवर्क जो है वो ये है जहां पे कुछ डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं मिसाल के तौर पे, नेटवर्क नंबर 1, नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर 3, नेटवर्क नंबर 4, तो गलत नहीं होगा। तो अब मेरा पहला टॉपिक ये है कि अगर मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में है, तो फिर इसका हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे PC1 का मैक एड्रेस वो ये है, ऑल एज, और हमारी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जो है वो ऑल सीज है। लेट मी सी फर्स्ट देयर इज समथिंग इन द चैट। सर, जी सर, अब आ रही है। ओके। निम्रा ने क्वेश्चन पूछा, सर जिस तरह हर नोड का आईपी एड्रेस होता है, इसी तरह मैक एड्रेस भी चेंज होता है किसी नेटवर्क में या नहीं। ओके। जो क्वेश्चन मुझे आपका समझ आया निम्रा, वो ये है कि आप ये पूछना चाहती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका एक मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में आती हैं तो आपका आईपी कुछ और होता है, और आप घर में जाती हैं तो आपका आईपी कुछ और होता है, यानी आईपी चेंज होता रहता है। हाँ, अगर आप स्टैटिक आईपी ले लें तो फिर आपका आईपी तब्दील नहीं होता। ठीक हो गई ये बात। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मैक एड्रेस भी चेंज होता रहता है, तो मेरा जवाब है नहीं। मैक एड्रेस जैसे मैंने कल भी बताया था, इसलिए आज भी मैं अपने साथ ये चीज रख के बैठा हुआ हूं कि ये डिवाइस मिसाल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि इसका है मैक का। इस पे इथरनेट का एनआईसी कार्ड है, और इसके ऊपर एक 48 बिट का एड्रेस बर्न्ट है। बर्न्ट का मतलब है वो तब्दील नहीं हो सकता, ये ग्लोबली यूनिक है। हाँ, जब ये तो बात होगी थ्योरी, इसमें कोई शक नहीं है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक के पीछे। लेकिन जब अगर आपने कभी साइबर सिक्योरिटी की तरफ या टैक्स की तरफ या डिफेंस की तरफ बढ़ी, तो फिर हम आपको बताएंगे कि नहीं, हाँ इसको चेंज किया जा सकता है, और उस अमल को फिर कहते हैं मैक स्पूफिंग। वो एक इलीगल एक्ट है, लेकिन एक्ट मतलब हो सकता है। तो मैंने दोनों एंड से आपको जवाब दे दिया कि बाय डिफॉल्ट तो, क्योंकि मेरे डिवाइस के अंदर जो एनआईसी लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे इस PC1 में जो एनआईसी लगा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, वो नहीं बदल रहा। जब वो नहीं बदल रहा, तो उसके ऊपर जो कंपनी ने, जिस कंपनी ने वो बनाया है, उसके ऊपर उसने जो 48 बिट लिख दी है, वो तब्दील नहीं हो सकती। क्या आपके सवाल यही था, और क्या आपको जवाब सेटिस्फेक्टरी मिल गया निम्रा? और अगर क्वेश्चन कुछ और था या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, तो आप मुझसे फर्दर उस पर बात कर सकती हैं।
ओके, तो कोई उसकी तरफ निम्रा की तरफ से कोई क्वेरी नहीं आ रही, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उसको समझ आ गई है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इस वक्त ये है, टॉपिक ये है कि अगर सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क के हिस्सा हैं, इस केस में इस मैक एड्रेस का क्या रोल है, क्या मकसद है। ठीक। तो मकसद ये है इस केस में कि अब सोर्स को अगर पता चल जाए कि मेरी डेस्टिनेशन भी मेरे ही नेटवर्क में, और कैसे पता चलेगी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि इसका भी आईपी एड्रेस का अपना आईपी एड्रेस 192.168.1.110 आपको नजर आ रहा है, और डेस्टिनेशन का आपको नजर आ रहा है 192.168.1.9। तो अगर आप देखें तो पहले 24 बिट एग्जैक्टली सेम है। इससे पता चला कि सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। जब ये पता चल जाए, तो फिर जब ये अपना लेयर 2 का हेडर लगाएगा, तो उसमें आपको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले ये डेस्टिनेशन का मैक लगाएगा, डेस्टिनेशन का मैक लगाएगा, और बाद में ये सोर्स का मैक, इन्हें अपना मैक लगाएगा। ओके। अब क्योंकि इसको पता है कि हम दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं, तो सोर्स में तो ये अपना उठा के लगा देगा जितने भी एज है, 48 बिट पूरे कर देगा। क्योंकि इसको पता है कि डेस्टिनेशन इसके पास है, तो या तो ये अपने आर टेबल में चेक करेगा। आर टेबल क्या होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा बता रहा हूं कि आर टेबल में एक तरफ मैक एड्रेस होता है, एक तरफ मैक एड्रेस होता है, और दूसरी तरफ आईपी एड्रेस की मैपिंग होती है। तो आईपी तो मुझे उसका पता है कि उसका आईपी जो है 1.9 है। तो मैं चेक करूंगा कि मेरे पास अगर 1.9 का मैक मौजूद है, तो मैं उसका मैक यहां से उठाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जो कि इस केस में सी है। तो यूं मेरा लेयर 2 का हेडर कंप्लीट हो गया। मेरा लेयर 3 का हेडर पहले से ही कंप्लीट है, क्योंकि मुझे अपना आईपी भी पता है, मुझे अपना आईपी भी पता है, और मुझे डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है। तो इसके मतलब मेरे ये काम कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर मेरे पास इस 1.9 का मैक नहीं है, मेरे में आर्प टेबल में ये एंट्री नहीं है, तो फिर मैं आर्प का प्रोसेस रन करूंगा, जिसके जरिए मैं कहूंगा कि जी जिसका भी आईपी एड्रेस 1.9 है, वो मुझे अपना मैक एड्रेस भिजवाए। और ये वाला मैसेज मैं जो करूंगा, जिसको आर्प रिक्वेस्ट कहते हैं, आर्प रिक्वेस्ट का मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, ताकि जितने भी डिवाइसेस इस लैन में मौजूद हैं, वो सब सुन लें, और उनमें से सिर्फ 1.9 जो है वो जवाब दे। तो वो जवाब जब मेरे पास आएगा, तो मैं उसके जवाब से सबसे पहला काम तो अपने आर्ट टेबल में उसकी एंट्री करूंगा कि जी इसका एड्रेस सी है, और फिर उसको मैं यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि हेडर में डाल के भेज दूंगा। तब क्योंकि मेरी तमाम एंट्रीज कंप्लीट है, ये मैसेज मेरा इसके जरिए ये आएगा स्विच पे। स्विच देखेगा कि जनाब आया कहाँ से है, जनाब आया ए से है। ठीक है, किसको देना है, सीसीसी को देना है। तो स्विच के पास एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है। कौन सा टेबल होता है, फॉरवर्डिंग टेबल होता है। वो उस टेबल में देखता है कि सीसीसीसी मेरे किस किस पोर्ट नंबर पे कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे ये पोर्ट नंबर जो है 5 है, तो यहाँ पे लिखा होगा पोर्ट नंबर 5, और सीसीसीसीसी लिखा होगा। तो ये इस अगेंस्ट इसको जस्ट 5th नंबर पोर्ट के ऊपर निकाल देगा, और यूं ये चीज एफटीपी सर्वर के पास पहुंच जाएगी। ये तो हो गया मैक का रोल लोकल नेटवर्क में, सेम आईपी नेटवर्क में। जब आपके अपने नेटवर्क में हो तो हम उसे कहते हैं लोकल, और जब हमारे से किसी दूसरे नेटवर्क में हो, जैसे मिसाल मैंने कल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब को पे जा रहा हूं, मैं फेसबुक पे जा रहा हूं, तो लाजिमी तौर पर वो मेरे नेटवर्क में नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं वो रिमोट है। चाहे वो पिशावर यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल मेरे करीब है, लेकिन रिमोट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल करीब है, लेकिन रिमोट है। बात समझ आ गई। ओके, तो पहले मैं चैट में देख लूं कि एक क्वेश्चन प्रॉब्ली है। सर काइंडली ये लास्ट 2 पॉइंट दोबारा बता दो। ओके जी हसनैन।
लास्ट पॉइंट मैंने ये बताए कि अगर मेरा सोर्स और मेरी डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में है, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है, तो सोर्स ने अपना लेयर 2 का हेडर भी पूरा करना है और लेयर 3 का हेडर भी पूरा करना है। लेयर 3 का तो आसान है क्योंकि इसको अपना आईपी एड्रेस पता है कि 110 है, 1.110 है, और इसको पता है कि मेरी डेस्टिनेशन का आईपी जो है 1.9 है। और अगर नहीं पता तो डीएनएस से पूछ लेगा, डीएनएस से पूछ लेगा। ओके, तो ये इसका मतलब लेयर 3 का एड्रेस तो कंप्लीट हो गया। लेयर 2 में ये अपना मैक एड्रेस तो डाल देगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ये डेस्टिनेशन के मैक के लिए इसके अपने अंदर एक अदद आर्क टेबल होता है। हर एक डिवाइस के अंदर आर्क टेबल होता है। ये उस आर्क टेबल को देखेगा, अगर उसमें इस 1.9 के अगेंस्ट मैक एड्रेस लिखा हुआ है तो इस मैक एड्रेस को ये यहाँ पे डाल देगा। अब इसकी सारी चीजें पूरी हो गई, दोनों लेयर 2 का लेयर 3 का हेडर कंप्लीट है। ये इसको मीडियम के ऊपर डाल देगा, आपका एनआईसी कार्ड इसको फिजिकल लेयर पे डाल देगा। अब जब ये फिजिकल लेयर पे स्विच पे पहुंचेगा तो स्विच के अंदर फॉरवर्डिंग टेबल होता है। कौन सा टेबल होता है? फॉरवर्डिंग टेबल। टेबल हमेशा याद रखें, टेबल हमेशा याद रखें कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मैप करता है। टेबल का जो बेसिक खसूसियत है वो क्या होती है? दो चीजों को मैप करता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं आपका एक तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी तरफ आपके नेम्स, तो अब ये टेबल किसको किसको रिलेट कर रहा है? आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को और आपके नेम को। आगे हम आपके मार्क्स भी लिख देते हैं। इसका मतलब है कि फिर ये हर एक चीज को दूसरे किसी भी कॉलम के साथ मैप कर रहा होता है। तो यहां पर भी ये मैप कर रहा हुआ है आपके मैक एड्रेस को अपनी पोर्ट के साथ। तो मिसाल के तौर पे इसके पास फॉरवर्डिंग टेबल पहले से बना हुआ है। याद रखें कि ये आर टेबल भी परमानेंट नहीं है और ये फॉरवर्डिंग टेबल भी परमानेंट नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। करना चाहे तो इसमें कोई वो नहीं, लेकिन होने होना फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? मिसाल के तौर पे आपने अपना यहाँ से डिवाइस इस पोर्ट से निकाला और 6 नंबर पोर्ट पे लगा दिया, तब उसके पास तो 5 लिखा हुआ है, परमानेंट है, वो तो हमेशा 5 पे भेजेगा। 5 पे कोई और डिवाइस लगा हुआ है अब, तो इसलिए उसको परमानेंट होने की कोई जरूरत है। इसको वक्त के साथ साथ जैसे तब्दीली होती रहे, ये उस तब्दीली को पढ़ता जाए, सीखता जाए। ठीक है। इसी तरह आर टेबल का भी परमानेंट होना जरूरी नहीं हो सकता है कि आपका आईपी चेंज हो जाए। आपका मैक तो नहीं चेंज होगा लेकिन आईपी चेंज हो सकता है। तो आप एक और आईपी के साथ, आपको डीएनएस ने एक और आईपी दे दिया है, तो मैं फिर जाके आपको उससे पूछूंगा कि बताओ भाई आईपी साहब, आप मुझे अपना मैक एड्रेस, मुझे अपना मैक एड्रेस बताएगा, मैं आप आर टेबल में डाल लूंगा। समझ आ गई ना? नहीं, खुद करने पे आ जाए तो हर बंदे को, अगर हम खुद करने पे आ जाए ऐसा, तो हर बंदे को एक्सपेक्ट होना पड़ेगा। नहीं, सेपरेट है। समझ आ गई? तो हम ये ऑटोमेटेड चीजों को, जब आप अगला कोर्स आपने शुरू की क्लासें मिस की हुई है, वहां पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। लेकिन अगर आपको वो लेक्चर सुनते जाएं, अगर आपको समझ आ जाए तो गुड, नहीं तो फिर उस पर डिस्कशन की जा सकती है। ओके, तो एक क्वेश्चन है। ओके, गॉट इट, दैट्स ग्रेट। तो इस फॉरेन टेबल को इस्तेमाल करके इस पोर्ट पे निकाल देंगे। ये तो हो गया लोकल नेटवर्क के लिए। लेकिन अगर ये रिमोट है, जैसे यहां पे है, सोर्स मिसाल के तौर पे अभी भी PC1 है और डेस्टिनेशन आपका ये वेब सर्वर है, तकरीबन वही नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं कि एक नेटवर्क जो है, एक नेटवर्क जो है वो ये है। फिर कोई क्वेश्चन है? सर ये जरूरी है कि हमेशा आर्क टेबल ही यूज होगी मैक एड्रेस के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल फिजा, कि जनाब जब भी हमने कोई पैकेट भेजना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्प
आर्प डैश ए। तो देख लो मेरे पास सारे के जितने डिवाइसेस भी, जितनी देर से मैं पिछले तकरीबन 1 घंटे से मैं कनेक्टेड हूँ, तो और मेरा आईपी एड्रेस जो है 1.1 है, भी आपको दिखा सकता हूँ। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई 10.1 भी है, जिसका आईपी एड्रेस, जिसका मैक एड्रेस ये है। ये 1.1 मेरा गेटवे है बेसिकली। अभी आपको दिखा देता हूँ फिजा के जवाब में कि अगर मैं यहाँ लिखूं आईपी, अगर मैं यहाँ पे क्या बस अगर मैं यहाँ पे लिखूं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, तो ये अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरा आईपी 101 है और मेरा गेटवे का आईपी जो है वो 10.1 है। ये देख लो, मेरे गेटवे का एड्रेस 0.1 है और मेरा एड्रेस जो है वो 101 है, क्योंकि परमानेंट में हमने कल देखा था, परमानेंट किया हुआ है मैंने अपने लिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहीं रोजाना, रोजाना क्या, हर सेकंड में, कभी मैं अभी भी मेरे पैकेट धड़ाधड़ जा रहे हैं किसकी तरफ, जूम की तरफ। तो जूम की तरफ जाने के लिए मेरे पैकेट, क्योंकि जूम मेरे नेटवर्क में नहीं है, जब मेरे नेटवर्क में नहीं है तो इट हैज टू गो थ्रू द गेटवे। जैसे मैं स्टूडेंट को बातों का समझाने के लिए ये कहता हूं कि जी मुझे फॉर एग्जांपल अफरीदी एक मार्कर दे दो, तो अफरीदी उठ के यहाँ से मार्कर उठा के मुझे दे देता है, क्योंकि मार्कर विद इन द रूम है। लेकिन अगर मैं इन्हें कहूं कि वही मिसाल के तौर पे चेयरमैन के दफ्तर में कोई पड़ा हुआ बुक है वो उठा के ले आओ, या मैं इसको कहूं कि चेयरमैन नहीं, जाके रजिस्ट्रार के दफ्तर से ये चीज ले आओ, या मैं इसको कहूं कि डीन के दफ्तर से ले आओ, तो ये सब के केस में ये इसी दरवाजे से बाहर जाएगा, जिसको हम गेटवे कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी रिमोट नेटवर्क की तरफ जाने के लिए यू यूज दी द गेटवे। तो मुझे इसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए। मुझे इसका मैक एड्रेस, तो ये मैंने अभी आपके सामने रखा कि मेरे आर टेबल के अंदर वो कह रहे डायनेमिकली मैंने लर्न किया है कि 0.1 का जो कि मेरा गेटवे है मुझे पता है, उसका मैक एड्रेस ये। तो ये क्या है, आर्प टेबल। ये क्या है, आर्प टेबल। इसी तरह कुछ और डिवाइसेस के भी ये बता रहा है कि जनाब ये डिवाइस भी इस नेटवर्क पे है जिसका फिजिकल मैक एड्रेस ये है। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस में भी होगा, ये देखें जो ब्रॉडकास्ट कहता है, ब्रॉडकास्ट करना 255 का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट। तो ये क्योंकि ब्रॉडकास्ट है उसका मैक एड्रेस क्या होगा, ये होगा ऑल वंस, बताया था ना। इसी तरह ये जो एड्रेसेस हैं तीन, ये एड्रेसेस हैं मल्टीकास्ट के, क्योंकि IPv4 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये तो आप देख लें, इन सब का कुछ हिस्सा आपको एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है। ये पहले 6 अगर मैं दिखाना चाह रहा था, 01005 दैट इज डेडिकेटेड फॉर मल्टीकास्ट। तो इसके आप टेबल में ये चीजें मौजूद है, ये इस इंटरफेस के लिए, 0.1 इंटरफेस के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे इस नेटवर्क को किसी और ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ। मिसाल के तौर पे हम एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ये लेते हैं कि चेक करते हैं कि आप में से किसी का लैपटॉप ऑन है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ सिस्को एडमिन के साथ। अच्छा, अगर आप सिस्को एडमिन के साथ अपना आईपी बताइएगा। पिज्जा गौर से सुने। आपका 107 चैलेंज ही हो गया, तो ये 107 पे मैंने पैकेट भेजा। अगर इन्होंने अपनी वो नहीं किया हुआ, फायरवॉल अगर एक्टिव की हुई है तो मैं इन तक नहीं पहुंच सकूंगा, लगता है ऐसे ही है। इन्होंने फायरवॉल में ICMP को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन एनी हाउ कोई बात नहीं, हमने 4 पैकेट इनकी तरफ भेजे, चारों का जवाब नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं आर्प दोबारा करता हूं। ये मैंने दोबारा आर्प किया, तो 107 का ये देख लो। और अब मैं कहूंगा आशीष को कि चेक करो अपना मैक एड्रेस तुम्हारा यही है, E02
2E0B E99792 जो पहले नहीं था अब है। तो मेरे डिवाइस ने, आशीष ने कहा हाँ वाकई यही है। तो यहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि मेरे डिवाइस ने आर्प करके इसका मैक फाइंड करके मुझे मेरे टेबल के अंदर, आर्प टेबल के अंदर डाल दिया। अब मुझे जब भी इसको कोई पैकेट भेजना होगा, इस आर्प टेबल में आके देखा जाएगा कि 107 0.107 का मैक क्या है। ये मैक यहां से उठाया जाएगा और इस स्लाइड में, जो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको पढ़ा रहा था, इस स्लाइड में, इस स्लाइड में यहां पे डाल दिया जाए। अब फिजा को जवाब मिला। यस सर, क्लियर, ओके, नाइस। तो आप देखें फायदा क्या होता है कि जब आप चीजों को प्रैक्टिकली जानते हैं तो थिंग्स बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको सिर्फ थ्योरी पे ही अबूर हो, फिर चीजें नहीं समझ आती, भूल जाती हैं। पहले समझ आना तो दूर की बात है, भूल जाती। लेकिन जब आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया होता है, फिर आपके लिए बहुत इजी होता है कि अच्छा ये बात ठीक है। तो अभी आप देखा, हमने देखा कि हमारे पास नहीं था इसका मैक, बैकएंड पे आर्क हुआ, आर्क ने उठा के सबसे पहले उसको अपने टेबल में डाला, और टेबल में डालने के बाद किस टेबल में, आर्क टेबल में, और फिर आर्क टेबल को यूज करते हुए इसकी तरफ 4 पैकेट भेजे। वो अलग बात है कि इसने ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन मैंने तो भेजे। इसने आर्क को, सॉरी, आईसीएमपी को ब्लॉक किया हुआ था, इसलिए मुझे जवाब नहीं आया। ठीक है, लेकिन मैंने तो कम से कम मैंने इसका मैक तो फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। और ये भी मेरे लिए जरूरी नहीं था कि मैं इससे इसका आईपी पूछता, मैं खुद भी इसका आईपी फाइंड कर सकता था, वो इसको पता है। इसके थ्रू ये है जिससे हम लाइव नेटवर्क, लाइव जो डिवाइसेस होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। साइबर में आना तो फिर बताऊं, हर जगह हर एक के बता सकते हैं, अपने के भी बता सकते हैं, किसी दूसरे के भी बता सकते हैं। इवन अमेरिका में, सॉरी, अमेरिका में पड़े हो किसी नेटवर्क के भी बता सकते हैं कि उसमें कितने अप हैं और कितने डाउन हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं बता सकते। क्यों, ऐसी चाहता ही है। ओके जी, कोई सर मेरा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। जी करें बशीर। सर ये जो आपने पिंग किया सर, ये तो आपके सेम नेटवर्क में था। सर अगर आप मेरे आईपी पिंग कर दे तो उसका भी मैक एड्रेस आपके आप टेबल में आ जाएगा जी, क्वेश्चन ये या नहीं? पूछा गया। हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि आ, आगे आ जाओ ना, क्यों पीछे बैठे हो? सही है, क्योंकि आप तो, आपको नजर आता है। चलें, अच्छी बात है। बशीर ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं, और जवाब जो है वो आयशा देगी, क्योंकि मुझे इसका जवाब इतना क्लियर आइडिया नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आयशा जवाब देगी। बशीर ये कह रहा है कि अगर उसने तो अपना कंप्यूटर का, मैं ज्यूम कर लेता हूं कि अगर मैं फेसबुक को, रिमोट, कोई भी रिमोट है, बशीर भी मेरे लिए रिमोट है, फेसबुक भी मेरे लिए रिमोट है, यूट्यूब भी मेरे लिए रिमोट है, तो मेरे लिए सारे बराबर है। ठीक है ना बशीर? तो अगर मैं इसको पिंग करूं, सॉरी, अगर मैं इसको पिंग करूं, तो कहता है कि क्या, वो बशीर कहता है कि क्या आपके पास इस फेसबुक का मैक भी आ जाएगा? यानी आपके पास का मतलब है कि आपके आर्ट टेबल में अंदर, जैसे अभी आशीष का वो आ गया, तो क्या फेसबुक का मैक एड्रेस भी आपके पास आ जाएगा? क्या ख्याल है?
जल्दी दो जवाब, इतना इंतजार नहीं करता, गुस्से वाला बंदा है। तो आंसर है नहीं बशीर। बिल्कुल, ये अभी ये नेक्स्ट स्लाइड क्लियर करता हूं तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जवाब मैंने दे दिया है यहां तक कि आपका सवाल ये था कि क्या अगर आप यहां से आर्क करें, आपका डिवाइस आर्क करे और फेसबुक का मैक आपको मिल जाएगा, तो मेरा आंसर है बिग नो। ठीक है, अब इसका जवाब देते हैं। जवाब ये है कि जवाब ये है कि जब, जैसे मैंने अभी एक स्लाइड शुरू ही की थी, कि एक नेटवर्क आपको ये नजर आ रहा है, अगर ये आपको छोटा नजर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। दूसरा नेटवर्क आपको इन दो राउटर्स के दरमियान नजर आ रहा है। तीसरा नेटवर्क आपको इन दो राउटर्स के दरमियान नजर आ रहा है। यानी जो जो राउटर की इंटरफेस होती है वो एक एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। और नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो आपका ये है। अब आपका सोर्स आप जो है वो एक नेटवर्क में है, और डेस्टिनेशन आप जो है वो किसी दूसरे नेटवर्क में है। तो जब मैंने कह दिया किसी दूसरे नेटवर्क में, तो बस समझ आ गई कि रिमोट है। समझ आ गई कि रिमोट है, लोकल नहीं है। और कैसे पता चलेगा, अभी देख लेते हैं। कल भी बताया था शायद कि सोर्स का आईपी एड्रेस है 192.168.1.110, जबकि डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है 172.16.1.99। अगर हम ज्यूम करें कि इनके पहले तीन ऑक्टेट्स को ही हम कंपेयर कर लें, लाजमी नहीं लेकिन फॉर सेक इन दोनों को कंपेयर कर लें, तो लाजमी तौर पे ये एक तरह के नहीं है। इसका मतलब है कि सोर्स और डेस्टिनेशन एक नेटवर्क में नहीं। अगर ये एक ही नेटवर्क में नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह यहां पे कम्युनिकेशन होगी? ठीक है ब्रार। तो लाजमी तौर पे हमने पहले भी कहा कि जी हमारे लेयर 2 का हेडर है, यहां पे हमें चाहिए डेस्टिनेशन का मैक, यहाँ पे हमें चाहिए सोर्स का मैक। और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों पहले डेस्टिनेशन और क्यों बाद में सोर्स। फिर उसके बाद एक और हेडर लगेगा जो कि लेयर 3 का हेडर होगा। ये लेयर 3 का हेडर आ गया। यहाँ पे सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी लगेगा। लाजमी तौर पे मुझे अपना आईपी तो पता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आखिरी दो बिट लिख रहा हूँ 110। सोर्स में भी अपना लिख लिया। अगर मुझे डेस्टिनेशन का पता है तो डेट्स ग्रेट, नहीं पता, इस वेब सर्वर का पता है तो ग्रेट, मैं यहाँ लिख दूंगा। और अगर नहीं पता तो मैं डीएनएस से आके पूछ के और लिख दूंगा कि जी उसका आईपी एड्रेस 1.199 है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। मैंने अपना आईपी मैक एड्रेस भी इसके अंदर लिख दिया कि ए है, जो कि ये मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी मसला नहीं है। अब यहां पे आके बशीर का क्वेश्चन सामने आता है कि मैं डेस्टिनेशन का मैक यहाँ पे क्या लिखूं? डेस्टिनेशन का मैक में यहाँ पे क्या लिखूं? इसका मतलब है कि मुझे ये चीज, क्या मुझे ये चीज मालूम हो सकती है? ये ABCDEF 1 2 3 4 5 6, क्या ये मुझे मालूम हो सकता है किसी तरीके से? तो मुझे बार बार शफक की तरफ से आंसर मिल रहा है कि नहीं, मत सोचो इस बारे में। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अराउंड द ग्लोब जो मुझे इस वेब सर्वर का मैक एड्रेस दे दे। तो अब मैं क्या करूंगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा शफक, कि आपने करना ये है कि आपको पता है कि मेरे, क्योंकि रिमोट है, तो मुझे अपने गेटवे को देना है। और आपने अभी देखा था कि मेरे केस में गेटवे 0.1 था और मुझे उसका मैक पता था, और नहीं भी पता तो मैं उसको आर्क करके ले सकता हूँ। नाइस। तो इसका मतलब है कि पहले उसमें मैं इसका मैक एड्रेस डाल दूंगा जो कि 11111 आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए 111 लिख देता हूँ। और अब चारों फील्ड पूरी हो गई। लेयर 2 का हेडर भी कंप्लीट हो गया, लेयर 3 का हेडर भी कंप्लीट हो गया, मेन चीजें कंप्लीट हो गई। तो मैं इसको इसके इसके ऊपर डाल दूं, स्विच की तरफ भेज दूं। अब मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि स्विच के अंदर एक अदर फॉरवर्डिंग टेबल होता है। फॉरवर्डिंग टेबल देखेगा, सोर्स कौन है? ए ए ए।
इससे ये लर्निंग करता है, यानी कि अपने इस फॉरवर्ड टेबल में डाल देता है कि मेरी पोर्ट नंबर, मिसाल के तौर पे ये पोर्ट नंबर 1 है, मेरी पोर्ट नंबर 1 पे जो डिवाइस है उसका उसका मैक ए है। तो यूं वो पॉपुलेट होता रहता, क्योंकि अगेन डिवाइसेस बदल सकते हैं, तो ये परमानेंट इसकी रैम में या एनवी रैम में नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए ये बदलता रहता है। साथ ही अब ये देखेगा कि ये जो इसका डेस्टिनेशन क्या है, 1111, तो अब इसको पता है कि मेरे एन ये इस फॉरवर्ड टेबल में अगर मौजूद है, तो ये से देख लेगा कि ये 11111 किस पोर्ट पे है, लेट कैन बी पोर्ट नंबर 10 पे, तो ये इस पोर्ट नंबर 10 पे इसको निकाल देगा, और ये पहुंच गया राउटर R1 के पास, ये पहुंच गया राउटर R1 के पास। अब R1 के पास जब ये पहुंचेगा तो सबसे पहले वो देखेगा डेस्टिनेशन मैक मेरा, हाँ जी, इसका मतलब पैकेट मेरा है, क्या खत्म हो गया कि किसी और का नहीं है, मेरा है। फिर क्या हुआ, जब इसने ऊपर की लेयर पे, लेयर 3 पे आया, तो पता चला कि जी डेस्टिनेशन तो 1.99 है, जनाब मेरा तो 1.1 है, इसका मतलब ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। हाँ, मुझे अब पता है कि मैं राउटर भी हूं, मैं राउटर भी हूं, तो इसने अपने राउटिंग टेबल को खोला, और उस राउटिंग टेबल में देखा कि जनाब 1.99 यानी वेब सर्वर को भेजने के लिए कौन सी नेक्स्ट हॉप हो सकती है। तो पता चला कि जी इसके लिए बेहतरीन जो है वो राउटर आर है, राउटर आर। अब राउटर R1 और राउटर आर एक ही नेटवर्क में है, तो इसको अपना मैक तो पता है, इसको अपना मैक तो पता है, ये इसका मैक आर से ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक आर टेबल मौजूद है। ये इसी पैकेट, ये दो चीजें तब्दील नहीं करेगा, इन दो चीजों को तब्दील कर देगा। क्या तब्दील करेगा, देखिए जी अभी देख लेते हैं। इसको हम रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। एज्यूम कर लें, यहां लिखा नहीं हुआ, एज्यूम कर लें मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेट इट बी येलो। येलो में लेट करें कि इसका जो मैक है वो सोर्स का वो एक्स 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 है, और इस डेस्टिनेशन का आर की इस इंटरफेस का वाई 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 है, और इसका एक्स 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 है। तो इसने यहाँ पे वाई 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 लिख दिया। अब ये पैकेट इसने इस नेटवर्क पे गिरा दिया, इस राउटर आर के पास पहुंचा, इसने देखा डेस्टिनेशन क्या है, वाई वाई वाई, हाँ जी मैं ही वाई 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 हूं। फिर इसने ऊपर की लेयर को दिया, तो पता चला डेस्टिनेशन तो 1.99 है, मैं तो 1.99 नहीं हूं। इसने भी अपने राउटिंग टेबल को खोला और देखा कि 1.199 के लिए बेस्ट हॉप क्या है, पता चला कि वो जो R2 है। यहाँ तो एक ही रास्ता है, लेकिन राउटर में मल्टीपल रास्ते होते हैं, तो इसलिए इसको पता चला कि ये इसके लिए बेस्ट कौन सा है, R2। अब लाजमी तौर पे फिर इसने इस हेडर को रिमूव, इस पर लेयर को, हेडर को रिमूव किया, ये रिमूव हो गया, और नई एंट्रीज इसके अंदर डालने की कोशिश की, जिसको मैं अब ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो कि कह रहा है कि लेट करें कि इसका सोर्स का जी 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 था, इस इंटरफेस का जी 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 था, और इस इंटरफेस का इसने लिखा है 222 है, यानी डेस्टिनेशन जो है वो 2222 है, और सोर्स जो है वो जी जी नहीं कहता, चले पी कह लेता हूं ताकि आपको मसला ना हो, क्योंकि ये टू और ये आपस में मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको पी कह देता हूं। ठीक है, अब ये R2 पे पहुंच गया। R2 ने R2 ने जब देखा कि जनाब इसका डेस्टिनेशन क्या है, टू टू टू, हाँ जी मैं ही 222। ऊपर की लेयर पे आके देखा, तो पता चला कि मेरा आईपी तो 1.1 है, लेकिन मेरी ये जो डेस्टिनेशन लिखा है 1.99 है, इसका मतलब कम से कम मैं नहीं हूं। लेकिन अब इसने क्या किया, इसने देखा कि मेरा आईपी 172.16.1.1 है, और डेस्टिनेशन में का आईपी जो है 116.1.99 है। अब अगर इन दोनों तीन टर्म्स को आप कंपेयर करें, तो पता चला सेम है।
इसका मतलब इसको पता चला राउटर साहब को कि वेब सर्वर है मेरे पास, वेब सर्वर है मेरे पास। अब इसने क्या किया, इसने अगेन इस चीज को चेंज किया। इसने कहा कि जनाब मेरा जो है इस यार इसको भी कलर को चेंज करके हम कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं, लेट इट बी दिस वन। ये हो गया। सोर्स में इसने अपना डाल दिया, लेट इट बी इस इंटरफेस का क्यू 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 है, तो हम क्यू 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 लिख लेते हैं। इसका, इसके आप टेबल में फिर मौजूद होगा कि इसका एड्रेस क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसने जब इसको भेजा तो इस स्विच के पास पहुंचा। स्विच ने देखा कि सोर्स क्या है, क्यू 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 क्यू, डेस्टिनेशन क्या है, ए बी सी डी। इसने अपने फॉरवर्डिंग टेबल में चेक किया तो पता चला कि पोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 11 के ऊपर ये कनेक्टेड है। इसने इस तरफ भेजा, जब इसके पास पहुंचा इसने देखा इसके पास आया तो इसने चेक किया डेस्टिनेशन क्या है, एबीसीडी, हाँ मैं ही हूँ। फिर इसने देखा कि डेस्टिनेशन का आईपी क्या है, 1.99, हाँ ये भी मैं ही हूँ। इसने अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर लिखा हुआ था पोर्ट नंबर, उसने उस एप्लीकेशन जो कि इस केस में 80 पोर्ट होगी या 443 पोर्ट होगी, इसके हवाले कर दिया। तो जो चीज पीसी वन ने भेजी थी वो डेस्टिनेशन वेब सर्वर के पास पहुंच गई। यहां से बशीर के सवाल का जवाब कंप्लीट हो जाता है कि भाई पीसी वन को वेब सर्वर के मैक की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों फाइंड कर, क्यों बशीर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। लेकिन सर यहाँ पे जो लास्ट स्विच है वो भी सर आईपी तो आईपी पे काम नहीं करेगा, वो उसके लिए भी मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चाहिए। तो सर यही फिर हमने भी कहा। मैक एड्रेस तो इसके पैकेट में नहीं। ओके, सवाल कुछ हद तक बशीर के क्लियर हो गया, लेकिन उसने एक और क्वेश्चन डाला जिसकी उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। उसने क्वेश्चन ये डाला कि जी मैक तो फिर भी हमें इस डेस्टिनेशन का चाहिए। नहीं, वो मैक रास्ते में खुद ही मालूम हो रहा है। मिसाल के तौर जब इस राउटर पे आप पहुंचे, इस राउटर ने देखा कि जी है तो मेरे नेटवर्क में ही। अब इसने राउटर ने अपने आर्क टेबल को देखा, आर्क टेबल में उसको पता है कि जी 1.199 जो कि ये है डेस्टिनेशन का आईपी, इसका मैक क्या है, तो पता चला एबीसीडी है। एबीसीडी है तो उसने यहाँ पे डाल दिया कि जनाब डेस्टिनेशन का मैक ये है। इसलिए सोर्स को डेस्टिनेशन का मैक मालूम होने की कोई जरूरत, जो कि रिमोट हो, स्पेशली लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रिमोट हो, कोई जरूरत नहीं। अब ठीक हो गया बशीर? ये तो मैं नहीं कह रहा कि मैक की जरूरत नहीं है, मैक की जरूरत तो सर आपकी नहीं नजर सर, ये है। जो वेब सर्वर के साथ, सर ये जो वेब सर्वर के साथ ये स्विच लगा हुआ है सर, स्विच इसके लिए भी मैक डेस्टिनेशन का मैक जरूरी नहीं है सर। ओके। क्वेश्चन इन्होंने अब ये किया कि क्या इस स्विच को इसका मैक का पता होना जरूरी नहीं? तो हमने अगर आपने हमारे पहले लेक्चर पढ़े हैं तो हमने यही आपको बताया है कि स्विच हमेशा इंटेलिजेंट इसलिए ये कहलाता है कि लर्निंग करता है। तो जब कभी भी इसने अपना पैकेट इसको दिया, जब भी इसने कोई अपना पैकेट इसको दिया, उसमें इसने अपना सोर्स के तौर पे अपना मैक लिखा हुआ था। इसने वो उठा के अपने फॉरवर्डिंग टेबल में डाल दिया, कि फॉरवर्डिंग टेबल में डाल दिया कि ए बी सी डी मेरे पोर्ट नंबर 11 पे है। और इस जब भी इसके लिए पैकेट, और अगर ना होता, वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं है, तो ये सबकी तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा, जिसको फ्लडिंग कहते हैं। फिर भी ये चीज वेब सर्वर तक पहुंच जाएगी। क्या ख्याल है बशीर? यस सर, सर आप क्लियर हुआ है सर, थैंक यू। चलिए, अच्छी बात, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। तो हमने कहा कि जी रोल, अभी हमने मैक का रोल देखा, अभी हम किसका रोल देखना चाह रहे हैं, आईपी का। तो याद रखो कि जब भी कोई पैकेट, जैसे अभी मेरा पैक, मेरे अगर ये लैपटॉप मेरा है पीसी वन, तो इस वक्त मेरे तरफ से बहुत से पैकेट जा रहे हैं zoom.us की तरफ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे पीसी का नेट आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जरूरी है, जैसे भी हमने कहा। अब इस केस में जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ये राउटर यूज करते हैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया कि आईपी के दो मेन हिस्से हैं।
एक को कहते हैं नेटवर्क आईडी और दूसरे को कहते हैं होस्ट आईडी। ये होस्ट आईडी जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे, यानी डेस्टिनेशन के नेटवर्क पे पहुंचेंगे, तो तब इसकी इंपॉर्टेंस होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी स्ट्रीट है, आपकी स्ट्रीट में, ये आपकी स्ट्रीट है, इसमें बहुत से घर हैं। जब तक कि पोस्टमैन इस स्ट्रीट तक नहीं पहुंचता, इन घरों का नंबर उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। हाँ, वो स्ट्रीट नंबर, लेट करो कि स्ट्रीट नंबर 5 में जब पहुंच जाता है, फिर वो ढूंढता है कि जी हाउस नंबर 82 कौन सा है। तो यहां पर भी ये राउटर्स के लिए ये नेटवर्क का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको ये यूज करता है। ठीक है। और जो दूसरा कोर्स आप लोग पर मेजोरिटी पढ़ रही है, विच इज अबाउट दी स्विचिंग राउटिंग, तो राउटिंग में आपको फिर राउटिंग टेबल्स दिखाऊंगा कि इन इन राउटर्स की राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क का पार्ट होता है वो अपने पास सेव किया जाता है। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है इब्रार कि हमारे पास तो बिलियंस में नोड है, हमारे पास तो बिलियंस में नोड है, तकरीबन 21 बिलियन से ज्यादा है। तो अगर 21-22 बिलियन नोड्स हैं और उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, कैसे मुमकिन है कि एक मस्कीन राउटर अपने पास इतनी ज्यादा एंट्रीज रखे? नंबर वन। नंबर टू, फिर उसको सर्च में तो घंटों लग जाएंगे। हम उसको एक आईपी देंगे ना कि इस आईपी तक पहुंचाओ, तो अपने, अगर लकली उसको पहले उसमें मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिलता और आखिर तक उसको जाना पड़ता है सर्च के लिए, तो माइट टेक आवर्स, क्योंकि बिलियंस में एंट्रीज हैं। और अगर चलो एक पैकेट के लिए होता तो फिर भी हम कहते खैर है, कि तो हर पैकेट के लिए वो सर्च करेगा, तो फिर तो नेटवर्किंग में मसला ही मसला है। तो इसलिए आपको पता है कि एक नेटवर्क के अंदर हजारों डिवाइसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि यूईटी की एग्जांपल ले लें, तो तकरीबन 10,000 नोड से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा आईपीज हैं। लेकिन उसके सबके पीछे एक आईपी है। सबका आईपी, कल भी बताया था, आज भी बताता हूं कि इन सबके पीछे एक आईपी है। और वो क्या आईपी है? वो ये आईपी, माई आईपी एड्रेस। ये देखो। और इसमें भी ये ये पार्ट प्रोबेबली 121.52.147 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और 88 उसके अंदर फिर ये होस्ट का आईडी है। तो इसका मतलब है कि जब जूम मुझे कुछ चीज भेजता है, फेसबुक भेजता है, यूट्यूब भेजता है, नेटकैट भेजता है, इसी काउंसिल भेजता है, पाइथन इंस्टीट्यूट भेजता है, तो क्या होता है कि वो सिर्फ मेरे इस 121.52.147 को टारगेट करता है। बाज़ बात साइट्स की लिमिटेशन होती है कि जनाब इस नेटवर्क से मुझे, लेट करो कि 50 से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आएंगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा, बाज़ आप किसी के डाउनलोड पे जाते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, और वो आपको कहता है जी आपकी लिमिट खत्म हुई हुई है, क्योंकि आपके नेटवर्क की लिमिट खत्म हुई हुई है। आपने तो नहीं किया, आप कहते हैं मैंने तो एक फाइल भी डाउनलोड नहीं की, ये कहता है तुम्हारी लिमिट ही खत्म हुई हुई है। नहीं, मेरी लिमिट नहीं, मेरे नेटवर्क की लिमिट खत्म हुई हुई है। तो मेरा राउटर मेरी सर्वर से जो रिक्वेस्ट जाती है, लिखा तो उसमें पूरा है, लेकिन राउटर में से सिर्फ नेटवर्क पार्ट को देख के डिसाइड करता है कि किस तरफ, यानी कि इसका मतलब है कि 10,000 15,000 एक नेटवर्क में अगर डिवाइसेस हैं, उनके लिए एक एंट्री इज एनफ। फिर आप कहेंगे फिर भी ये बहुत बड़ा है, फिर भी ये बहुत बड़ा है, तो फिर क्या जवाब होगा इस चीज का? मैंने कहा कि जनाब चले, हमने पहले तो हमने कहा कि बिलियन नोड्स हैं, बिलियंस एंड बिलियंस हैं, एक बिलियन नहीं कह रहा, मल्टी बिलियंस। तो उनकी एंट्रीज राउटिंग टेबल में होना नामुमकिन है। ना इतनी बड़ी रैम है हमारे पास,
और ना ही हमारे पास इतना सर्च का फास्ट सर्च है तो फास्ट, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पुलिस को कहूं, आज जो 25 करोड़ इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मैं 25 करोड़ में से किसी एक बंदे का नाम पुलिस को दे दूंगा पकड़ के लाओ, महीने में भी नहीं ला सकेंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं, हम अब उसे ये बता रहे हैं कि जी केपी में ये बंदा है, तो इसका मतलब हमने उसको पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और पूरी दुनिया से फारग कर दिया, बस सिर्फ इस जगह को टारगेट करो, जहां है वो ये नेटवर्क है जिसमें वो बंदा है। लेकिन फिर भी ये नंबर ज्यादा है, तो फिर क्या करें? फिर ये है कि हम कुछ जो हमें मालूम होते हैं उनकी एंट्री तो हम कर लेते हैं, अपने राउटर हमारा कर लेता है। लेकिन अगर नहीं है तो आखिर में वो एक अपने लिए डिफॉल्ट वैल्यू रख लेता है। क्या रख लेता है? डिफॉल्ट। वो समझता है कि इसको मेरी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहां से एक मैसेज किया, और शायद हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि वहां उस एड्रेस को हमारे स्टूडेंट ने कभी यूज ही नहीं किया, और मैंने यहां से उसको www कर दिया। लेट करें किसी डार्क वेब का एड्रेस है पूछो कि हम यूज नहीं करते, हम तो सर्विस वेब यूज करते हैं ना। और हमें सर्विस वेब इतना बड़ा लगता है, ये तो बहुत बड़ा है। डार्क वेब इससे कई गुना बड़ा है। तो एनी मकसद कहने का ये था कि आप उस डार्क वेब में से किसी चीज को सर्च करने जा रहे हैं जो कि आपके यूईटी के राउटर के पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेगा? उसने अपने पास आखिरी एक वैल्यू रख ली कि जनाब मेरा बड़ा एक है, शायद उसको पता हो। उसको कहते हैं डिफॉल्ट रूट। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट रूट। लेट करें इन्होंने, क्योंकि इनका बड़ा, इस वक्त यूटी का जो बड़ा है वो नया टेल है, उसने इसका मतलब नया टेल के राउटर को भेज दिया कि जी मेरे बंदे ने ये मांगा है, मुझे नहीं पता, आपको पता है? अगर उसको पता है तो मसला रिजॉल्व हो गया। अगर उसको भी नहीं पता तो नया टेल के भी बड़ा है पीटीसीएल, वो उसको डिफॉल्ट करके भेज देगा कि जनाब आप ले लो, इस तक पहुंचाने की कोशिश करो। तो कहने का मेरा मकसद इस सारी बात से ये था कि आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेटवर्क पार्ट ऑफ द सोर्स एंड स्पेशली द नेटवर्क पार्ट ऑफ द डेस्टिनेशन। और वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डिवाइस में, इसलिए although ये अलग अलग लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे आपके लिए उसने अलग अलग करके लिखा कि आपका राउटर सिर्फ इस पार्ट को उठा के या इस पार्ट को उठा के, क्योंकि डेस्टिनेशन उसने उठाना है, इस एड्रेस को पार्ट को उठाएगा और अपने राउटिंग टेबल के अंदर सर्च करें। आप एज्यूम करें कि एक रास्ता इसके पास नहीं है, इसके पास मल्टीपल रास्ते हैं, तो किस डेस्टिनेशन तो यहाँ है, यहाँ पे तो डेस्टिनेशन अटैच ही नहीं है, तो ये इन रूट्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, इन पाथ्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा। कैसे? बाय यूजिंग इट्स। जी क्वेश्चन है तो करें। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? अब्दुल्ला, हामिद, फिजा, फतीजा, निमरा। फतीजा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करती यार, सलाम भी क्वेश्चन नहीं करता, क्या बात है? इसकी दो बातें होती हैं, या तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही तो क्वेश्चन क्या करें, और या इतनी समझ आ रही है क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्या ख्याल है इन तीनों का, हामिद का, खतीजा का, अरसलान का? निमरा ने क्वेश्चन किया है आज, हसनैन ने भी किया है, फिजा ने भी किया है। देखिए आप, फिजा भी तकड़ी हो गई है, लिखती है क्लियर। नो सर, खतीजा क्लियर है, ओके जी नाइस, समझ आ रही है, गुड। तो जनाब, तो आप ये आईपी, और ये मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा इस कोर्स में, नहीं कि ये राउटिंग टेबल में कहा कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं।
कैसे आती हैं, ये पार्ट हम, क्योंकि हमारा कोर्स का नाम क्या है, स्विचिंग राउटिंग वायरलेस, सॉरी, स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल। तो कुछ पार्ट हम यहां पे आके इसका कुछ पार्ट, और फर्दर डिटेल्स, पूरा कोर्स है इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। तो इंटरप्राइज नेटवर्क में क्या होता है, राउटिंग, डायनामिक राउटिंग। इसको देख के वी विल बी लुकिंग एट हाउ राउटिंग टेबल बिहेव, क्योंकि different routing tables, for example, you may be using RIP, you may be using OSPF, mostly we use this, we may be using EIGRP, EIGRP, we may be using BJP. So all of these routers put the values in the routing table which are used there. Clear? Okay. तो आप में से जिनको राउटिंग के साथ मोहब्बत हो वो फिर इन इन पार्ट्स को फोकस करेंगे। लेकिन एक चीज बताता चलूं कि राउटिंग इज द कोर। तो इससे अगर नेटवर्किंग में रहना है तो इससे दूरी मुमकिन नहीं। साइबर सिक्योरिटी में तो बहुत सी चीजें लाजमी, इसलिए हाईली पेड सर्वे जॉब है, क्योंकि आ, उसमें बहुत कुछ की जरूरत है। उसमें आपको नेटवर्किंग की भी जरूरत है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर की भी, लैंग्वेज की भी जरूरत है, उस क्योंकि आपने अपने स्क्रिप्ट लिखने हैं, आपको उसके लिए लिनक्स की भी जरूरत है, आपको हार्डवेयर की भी जरूरत है। तो उसमें आपको मे बी दूसरों को डील करना की भी जरूरत है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के लिए आप अगले को डील करते हैं, तो उसमें काफी चीजों की जरूरत है। तो दोनों की जरूरत है, टेक्निकल की भी और सॉफ्ट स्किल्स की भी। लेकिन सैलरी भी तो हाईली पेड भी है ना। ओके, तो जेंटलमैन, हम यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि दी रोल ऑफ द डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस डिफरेंट आईपी एड्रेसेस। यहाँ पे जैसे वो बता रहा है कि डिफरेंट का मतलब है कि सोर्स जो है वो 1.10 में है, डेस्टिनेशन जो है वो 1.99 में। डिफरेंट है, सिर्फ ये आखिरी को पता नहीं चलता, पहले तीन को देख के, पहले तीन को, दो को, एक्चुअली किस चीज को देखोगे, सबनेट मास्क, उतने बिट्स दोनों के कंपेयर करो। और सबनेट मास्क जरूरी नहीं कि 24 ही हो, 25 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो ही आप भेजोगे किसी और नेटवर्क की तरफ, तो इंपॉर्टेंट इज योर गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। तो कहता है कि व्हेन द फाइनल डेस्टिनेशन इज रिमोट, एज इन दिस एग्जांपल, layer 3 will provide layer 2 with the local default gateway IP एड्रेस। यानी कि आपको मैक से आपको अपने गेटवे का एड्रेस हमेशा पता होता है, आपको अपनी गेटवे का एड्रेस हमेशा मालूम होता है, इसकी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम पूछ लें, फिर भी पूछने में क्या हर्ज है कि अगर हम फिजा से पूछ लें कि फिजा, ये डिफॉल्ट गेटवे का पता इसको कैसे लग गया, ये मेरी मशीन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको पता है कि इसका अपना आईपी एड्रेस 0.101 है, और इसका गेटवे का एड्रेस जो है वो 192.168.0.1 है। कैसे इसको पता चला? शाबाश, इबरार बता देगा, अभी तक फिजा ने जवाब नहीं दिया। आर्प, इबरार का ख्याल है कि आर्प के जरिए, जनाब आपका क्या ख्याल है? आप देते हैं, तो आप यहां आए हैं तो आपने दिया है अपनी डिवाइस को, डीएचसीपी देता है। कौन देता है? डीएचसीपी बताता है
कि जनाब तुम ये आईपी इस्तेमाल करो, ये सबनेट में इस्तेमाल करो, ये तो गेटवे इस्तेमाल करो, ये डीएचसीपी इस्तेमाल करो, ये डीएनएस इस्तेमाल करो, और तुम्हें ये मिला है सुबह 8:43 पे। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने अपने लिए परमानेंट रखा हुआ है, इसलिए वो कहता है 2060 21 इस सदी में भी नहीं, अगली सदी के 2060 तक आपके लिए ये मौजूद है। लेकिन आप जब इसको देखते हैं, मिसाल के वैसे 30 अगर आप देखें, तो अगर इसको 9 बजे मिला है तो 10 बजे से ले लिया गया था, और 10 बजे इसको दोबारा मिल गया होगा। इसका इसके बाद 10:26 तक है। इसका मतलब है कि अगले 7 मिनट में ही, तकरीबन 7 मिनट में ही इसे ये ले लिया जाएगा, अगर ये दोबारा रिक्वेस्ट ना करे तो। क्लियर हो गया? तो आर्प नहीं करता इब्रार। जवाब मिल गया आपको फिजा, कि ये मुझे मेरे डीएचसीपी ने बनाया हुआ है कि तुमने जब भी दुनिया से बात करनी हो तो अपने इस एड्रेस से निकलो। दैट्स ग्रेट। तो यही वो कह रहा है कि दिस इज नोन एज द डिफॉल्ट गेटवे इज द राउटर इंटरफेस आईपी दैट इज पार्ट ऑफ द लैन एंड विल बी अ डोर और विल बी अ गेटवे टू एनी रिमोट लोकेशन इन द वर्ल्ड। फिर कहता है ऑल डिवाइसेस ऑन द लैन मस्ट बी टोल्ड अबाउट दिस एड्रेस। कहता है कि लैन में जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, उसको इस खिदमतगार एड्रेस के बारे में पता कर दे दो। किस तरह दे दो? डीएचसीपी के जरिए दे दो। वहां के स्टैटिक है तो फिर खुद बताओगे, फिर ठीक है। ठीक। तो कहता है कि जनाब वंस once layer 2 on PC forwards to the default router, the router then can start the routing process by of getting the information of the actual destination। और इस पर्पस के लिए वो किसको जाके कांटेक्ट करेगा? राउटिंग टेबल को। तो मैंने प्रीवियस बशीर के क्वेश्चन पे मैंने हर एक उस पे से गुजरा, ताकि आपको क्लियर हो कि जनाब राउटर 1 पे पहुंचता तो क्या होता है, राउटर आर पे पहुंचता है तो क्या होता है, राउटर 2 पे पहुंचता है तो क्या होता है, राउटर 2 और फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है। तो आपने देखा कि आपका लेयर 3 का हेडर अप्रोक्सीमेटली चेंज नहीं होता, एड्रेसेस तो बिल्कुल चेंज नहीं होता। हाँ, एक केस में चेंज होता है, जब हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप नेट इस्तेमाल कर रहे थे तो सोर्स का एड्रेस तब्दील हो जाता है। अदरवाइज अगर आप नेट नहीं इस्तेमाल कर रहे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फिर आपका ये एड्रेस कभी भी तब्दील नहीं हो। नहीं, वीपीएन नहीं, नेट। वीपीएन में ये होता है, वीपीएन में ये होता है, नेट भी बताता हूं, पहले नेट बताता हूं फिर वीपीएन बताता हूं। तो जनाब आपने कहा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि मेरा आईपी ये है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि मेरा आईपी, जब मुझे दुनिया पे बाहर जाता हूं तो मेरा आईपी ये होता है। मुझे तो नहीं पता ना। मुझे तो ये बताया गया है, मेरे डीएचसीपी ने ये बताया है कि तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है। ठीक है। इसका मतलब है कि जब मैं अपना पैकेट बनाऊंगा, जब मैं अपना पैकेट बनाऊंगा तो मैं ये वाला आईपी डालूंगा। ओके। इसका मतलब है कि मेरा एड्रेस यहाँ पे ये लिखा जाएगा, मेरा एड्रेस यहाँ पे सोर्स में ये लिखा जाएगा 192.168.0.11। हाँ, डेस्टिनेशन में मैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो नेटअकैड है, चाहे वो सीएच है, कुछ भी है, वो ठीक है। लेकिन जब मेरे एग्जिटिंग राउटर को पास ये पैकेट पहुंचा, उसने कहा बच्चे इससे नहीं जा सकते, उसने इस आईपी को ट्रांसलेट कर दिया इस 121, जो अभी आपने देखा 121 डॉट जो भी था, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो ये इसको कहते हैं नेट। क्यों ये किया गया? क्योंकि मेरा एड्रेस जो था 192 वाला, वो प्राइवेट था, वो प्राइवेट था। और प्राइवेट एड्रेस आपको विद इन द लैन तो आपको कम्युनिकेट करवा सकता है, लेकिन आउटसाइड द लैन
नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि वो ग्लोबली यूनिक नहीं है। यही एड्रेस में भी इलेक्ट्रिकल में भी इस्तेमाल हो रहा हो, मे बी यही एड्रेस शायद यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल हो रहा हो, एग्रीकल्चर में भी हो रहा हो, केएमसी में भी हो रहा हो, केएमयू में भी हो रहा हो, आपके घर पे भी हो रहा हो। तो अगर जवाब आएगा तो फिर किसको जाएगा? ये तो लाखों लोगों का आईपी है। तो इसलिए ये इसको हम कहते हैं ग्लोबली राउटेबल नहीं है। इसलिए इसको तब्दील करना इस राउटर की जिम्मेदारी लगाई गई है कि जनाब जब बाहर भेजो तो धोखा दो उनको कि नहीं जी इस बंदे का आईपी ये है। इसीलिए इसीलिए बाज़ औक़ात हमारी यूटी का जो आईपी है ये ब्लैकलिस्ट हो जाता है। पेशावर यूनिवर्सिटी का भी होता है, मैं नहीं कहता कि हम कोई गुनाहगार है और पेशावर यूनिवर्सिटी वाले ईमानदार हैं। नहीं, वजह ये हो सकता है कि गलत काम हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स में वायरसेस की बहुतायत है मेजोरिटी के पास। तो जब ये वायरसेस किसी एक साइट की तरफ पहुंच जाते हैं तो वो इसको मार्क करता है कि जनाब ये डेंजरस कोई कोई अटैकर है। तो उनको तो नहीं पता लगता कि अंदर कुछ और है। उनको तो ये 121 आईपी नजर आता है। वो इसको अपनी तरह अपने एंड से ब्लॉक कर देते हैं और इसको एक ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। जब ये ब्लैक लिस्ट में डलता है तो कई साइट्स पे जाना हमारा बंद हो जाता है। अब बात समझ आ गई? ओके। फिर आपने कहा जी वीपीएन। नहीं, वीपीएन एक दूसरी दुनिया है। मकसद कुछ और था, हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मर्जी है। मिसाल के तौर पे मकसद तो ये था मकसद तो ये था कि ये वीपीएन, मिसाल के तौर पे ये वीपीएन किस पर्पज के इस्तेमाल हो, कि मिसाल के तौर पे जैसे एक वीपीएन जो अब आपको नजर आ रहा था, ये यूरोप की एक यूनिवर्सिटी का है। यूरोप की एक पोर्टुगल की एक यूनिवर्सिटी का है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो। जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो। उनका एक डिपार्टमेंट है या फैकल्टी है जिसको कहते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड ट्यूब, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो। तो उनके इस राउटर पे उन्होंने इजाजत दी है कि जितने भी उनके एलुमनाई हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, अपने घर में है यानी पोर्टो के अंदर ही है, या किसी दूसरे शहर में है, मीनू में है, अवीरो में है, लिस्बन में है, या इवन पाकिस्तान दुनिया के किसी भी शहर में है, जैसे मिसाल के तौर पर पेशावर में है, तो वो हमारे रिसोर्सेज तक अगर हासिल करना चाहें, आना चाहें, तो हर एक को तो वो इजाजत नहीं देना चाहते। तो उन्होंने यहाँ पे एक वीपीएन बना दी, इसके ऊपर एक वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया। अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द इंटरप्राइज नेटवर्किंग। तो आप में से जो लोग इस कोर्स को लेंगे तो दे विल लर्न हाउ टू डू दिस। तो बाय यूजिंग दिस, व्हेन यू विल बी टचिंग, यहाँ पे आओगे तो वीपीएन आपको रोकेगा, वीपीएन आपको रोकेगा। आप अगर इसको अपना यूजर नेम पासवर्ड दे दें तो उसको पता चल जाएगा कि ये वैलिड है, वैलिड यूजर। तो ये आपको अंदर जाके रिसोर्सेज तक रसाई दे देगी। तो वीपीएन का असल मकसद ये है। क्लियर हो गया जी? जी कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट से? नो क्वेश्चन? चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि देखिए सोर्स के अंदर आपने जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सोर्स में आपने डाल दिया वन डॉट दिस वन ए विच इज द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स। आपने डेस्टिनेशन में याद होगा, आपकी डेस्टिनेशन ये है जिसका मैक एड्रेस ABCD है। जी देयर इज समथिंग इन द चैट। लंबा सवाल, निम्रा का सवाल। कहती है सर हाउ टू रिमूव वायरस फ्रॉम पीसी? वेरी सिंपल। एक तरीका तो ये क्या, यू शुड इंस्टॉल ए अपडेटेड एंटीवायरस। नंबर टू, you should have the firewall installed, or you may be having the AMP, which is advanced malware protection.
So by using AMPs or by using the firewall or by using the anti-malwares or antiviruses, you can, to some extent, you can stop the, you can remove. First of all, you can remove as well as you can stop the viruses to enter into your PC. So do we have to perform Windows? Do we have to perform Windows? No. How to know that our PC is affected by malware? Again, by antiviruses can scan your computer and can tell you that something fishy is there, something virus is there. People says that we have to install anti, जी बिल्कुल मैंने यही लिखा है कि we have to install the updated antivirus. वो एंटीवायरस नहीं जो कि आपने 1972 में इंस्टॉल किया हुआ है और आप कहते हैं मेरे कंप्यूटर में तो है, वो आउटडेटेड है, आउटडेटेड नहीं पकड़ सकता. बट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इटसेल्फ सम टाइम है वायरस नहीं. अगर आपने उनसे लाइसेंस लिया हुआ है, तो अगर आपने उनसे खरीदा हुआ है, तो वो आपको फिर ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी से मुफ्ते में उठाते हैं, क्रैक वर्जन होता है, तो उसमें चांसेस ये हैं. आपने ठीक कहा कि हो सकता है कि उसके अंदर खुद ही वायरस हो, लेकिन अगर आप मिसाल तो मैकेफी से लेते हो, आप नॉर्टन से लेते हो, तो वो आपको जो चीज देंगे उसमें एंटी, या आप एम्प्स जो है ये सिस्को का है, आप सिस्को से लेते हो, तो फिर वायरस का कोई चांस नहीं. जी बिल्कुल. शाबाश, खतीजा का सवाल आ गया. सर ये जो आपको दूसरा आईपी असाइन हुआ है, जी, ये जो आपको दूसरा आईपी असाइन हुआ है, क्या ये उस नेटवर्क के लिए होगा? जी, ये जो मुझे दूसरा ट्रांसलेट हुआ है मेरा आईपी, जो आपने अभी बात की, although वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन हम उस पर चले गए, नॉट बैड थिंग, यू मस्ट नो देम, एंड दैट इज कॉल्ड द नेट. तो हमने कहा कि जनाब, जब ये मेरा राउटर है यूनिवर्सिटी का, और ये मेरा डिवाइस है, लाइन तौर पे कोई स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच के साथ मेरा ये लैपटॉप कनेक्टेड है, मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस इस होगा 0.101 है. लेकिन दुनिया के पास यानी क्लाउड के पास जाने के लिए ये एड्रेस ना काफी है. हाँ, ये एड्रेस काफी है इस लैन के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनके लिए बात करने के लिए. लेकिन जब मैं इस लैन से निकलता हूं और इस क्लाउड में इंटर होता हूं, जहां पे फेसबुक भी है, जहां पे यूट्यूब भी है, जहां पे व्हाट्सएप भी है, जहां पे जूम भी है, तो मेरे लिए एक पब्लिक आईपी का होना जरूरी है, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है. ये प्राइवेट आईपी है. यहां से आगे मुझे अगर जाना है तो मुझे एक पब्लिक आईपी चाहिए. इसलिए ये राउटर के अंदर हमने एक फैसिलिटी, जो कि मैंने कहा कि अगर आपका दिल चाहा, आपको नेटवर्किंग अच्छी लगी, तो इंटरप्राइज नेटवर्किंग में आप पढ़ेंगे कि किस तरह हम यहाँ पे नेट को कॉन्फ़िगर कर देते हैं और उस नेट को बता देते हैं कि भाई जो भी पीछे से आए उसको आप इस आईपी से, जैसे इस केस में मेरा 121 डॉट समथिंग डॉट आखिर में डॉट 88 था, इस आईपी से रिप्लेस करो और क्लाउड को दो, तो क्लाउड को ये पता चलेगा कि ये एक पब्लिक आईपी से आया है. वो इसको आगे इस यहाँ जितने भी राउटर्स हैं वो उनके थ्रू इसको किसी तरीके से लेट करें नेट अकैड के पास पहुंचा देंगे. बात समझ आ गई? सर ये दूसरा आईपी है ना जो हर एक का है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहा, जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, जब भी उनका पैकेट बाहर जाता है तो उनके लिए यही एड्रेस लगा देता है. हाँ, जब वापस जवाब आता है तो उसके अगेंस्ट वापस हमारा आईपी ये नहीं लग होगा कि अगर जवाब जो है वो खतीजा का हो और वो निमरा को मिल जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. वो उसके ऊपर वापस खतीजा का आईपी लगाकर लैन के अंदर थ्रो कर देगा और फिर लैन उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर देगा. तो ये तो हो गया खतीजा का जवाब. अगर खतीजा सेटिस्फाइड ना हो तो आगे और क्वेश्चन करें. इतनी देर में मैं निम्रा का विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर विंडोज, बहुत से आप जस्ट लिख दे टॉप 10 एंटीवायरसेस फॉर विंडोज, तो आपको पता चल जाएगा कि कैस्पर स्पाइक भी अच्छा है, नॉर्टन भी अच्छा है. एंटीवायरसेस बुरे नहीं है मेजॉरिटी. मसला ये है कि हम अनपेड इस्तेमाल करते हैं, और जब अनपेड इस्तेमाल करते हैं तो उनकी, क्यों, वो भी खराब नहीं है, लेकिन उनमें खराबी ये आती है कि मिसाल के तौर पे वो लेट करें आज की डेट है, आज की डेट है 6 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर तक के तो उसके बाद वायरस रोकने के सिग्नेचर्स मौजूद हैं. लेकिन
जो 7 अक्टूबर को आया उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, जो 8 अक्टूबर को आएगा उसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानता। तो मिसाल के तौर पे जब आपका पीसी 10 अक्टूबर पे वर्क कर रहा होगा तो उसके पास ये 7 8 7 8 9 डेट के वायरसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से आपका पीसी अफेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया निम्रा का जवाब। खदीजा पूछ रही है, सर अगर दो होस्ट एक साथ पब्लिक आईपी यूज करना चाहें तो, दो नहीं 60,000 भी एक वक्त में करना चाहें तो कर सकते। इसको कहते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। बेसिकली नेट नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, हम पैट इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसमें आप एक आईपी के अगेंस्ट 65,000 से जायद होस्ट को, डिवाइसेस को एक आईपी साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर अगर मल्टीपल, अच्छा ये क्वेश्चन जो था उसका था, स्नैन का था। अच्छा दोनों का था, खदीजा और असनैन दोनों का एक ही तरह का क्वेश्चन था। सर अगर मल्टीपल यूजर एक राउटर से पे हों तो सारों की पब्लिक आईपी सेम होगी? बिल्कुल जी, सारों की सेम होगी। अगर मैं यहाँ पे, आप फिजिकली यहाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे फिजिकली जितने भी स्टूडेंट हैं और जो मेरे इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, मेरे से नहीं भी हैं, यूटी के नेटवर्क से जो कनेक्टेड है, वो सब के सब चेक करें माई आईपी एड्रेस, उनको यही माई आईपी एड्रेस नजर आता है। क्यों भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट सर, फिजिकल स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है, उधर चेक करके बताएं कि उनका आईपी एड्रेस क्या उनको नजर आ रहा है। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस डॉट कॉम पे यही नजर आ रहा है। तो जितने भी यूटी के चाहे वो 10,000 लोग हैं, सब के सबको यही एक आईपी जो है अपने टारगेट्स के पास अपनी पहुंचाता है। इसलिए आप इससे भेज रहे हो, ले रहे हो, तो नेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो तुम्हारा गेटवे है जिससे तुम्हारी चीज जा रही, जो कि 65 भी हो सकता है। भेजने वाला 88, एहसान 88, एहसान जिससे गया है वो 65 है। मेक सेंस? नहीं नहीं, आप 65 नहीं है, मैंने कहा ये दुनिया को ऐसा लग रहा है, ये दुनिया को ऐसा लग रहा है, देखता हूँ जी एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया हुआ है, कि दुनिया को ऐसा लग रहा है कि .88 इज आसान। अब .88 के बाद ये है सिस्को का राउटर, हमारा यूटी का राउटर, जिसको आप कहते हो एज राउटर या बाउंड्री राउटर। बाउंड्री राउटर का ये जो आईपी है वो क्या है? वो इसने अपने आप को दिया हुआ है, आपके मुताबिक, मैंने नहीं चेक किया, कि वो .65 है। तो .65, .88 क्या 65 के थ्रू बाहर नहीं जा सकता? जा सकता। जी अब मैं देखना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है चैट पे। सर अच्छा ये नया क्वेश्चन है, वो लंबा क्वेश्चन है। कहते हैं सर तो इस लिहाज से तो अगर कोई एक गलत काम करता है, फॉर एग्जांपल कोई यूटी के नेटवर्क से कोई इलीगल वेबसाइट और एक्सेट्रा एक्सेस करता है, तो इसका पता कैसे चलेगा गा कि उस बंदे का क्या पब्लिक, क्या, बिकॉज पब्लिक आईपी से, मैंने, अगर आपने कुछ देर पहले मेरी बात सुन रहे हो तो मैंने यही कहा था कि गलती हम करते हैं और नुकसान जो होता है या बदनाम जो होता है वो यूटी होता है। मैंने कुछ देर पहले यही बात की। पर सेलुलर नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है, हर जगह यही होता है जी। सेलुलर नेटवर्क भी तो डेटा नेटवर्क ही है ना। वॉइस की बात आप नहीं कर रहे, आप डेटा की बात कर रहे हैं। क्योंकि सेलुलर नेटवर्क भी इस केस में क्या बन जाता है आपका? वायरलेस आईएसपी। बस डब्ल्यू साथ लग गया, बाकी तो आईएसपी है। यस सर, बट इज देयर एनी स्पेसिफिक वे टू फाइंड आउट? नहीं जी, अंदर की बात उसके, उसके पास नेट के पैड के ऊपर आप इस किस्म की वो नहीं लगा सकते
क्योंकि वो पहले ही बहुत बिजी है कि हर एक की ट्रांसलेशन कर रहा होता है, क्योंकि एक बंदे की ट्रांसलेशन नहीं कर रहा होता, हर पैकेट की ट्रांसलेशन कर रहा होता है। तो दैट वेरी डिफिकल्ट देन, क्योंकि वो असल काम तो उसका राउटिंग है। तो वो राउटिंग भी कर रहा है, वो नेटिंग भी कर रहा है, वो डीएचसीपी भी बना हुआ है, वो गेटवे भी बना हुआ है, मैनी मैनी थिंग। तो वो ये रिकॉर्ड अपने पास नहीं रख सकता कि किस साइट पे क्या कौन गया। ये फिर रोकना है तो आप उससे पहले अपने फायरवॉल से रोक। किसका? कौन से वाला आप यूज कर रहे हैं? नहीं, मैं भी इसको एडमिन से कनेक्टेड हूँ, और यही आईपी है। ये मैं आपके सामने इसको वो करता हूँ क्लियर। ये देखें, क्योंकि हमारा नेट वो खराब है, वीडियो रोम। तो मैं इसको सिस्को एकेडमी से, सिस्को एडमिन से कनेक्टेड हूँ। और मैं आपको इसका पासवर्ड दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या पासवर्ड के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, और ये लोग भी कनेक्टेड हूँ। तो जेंटलमैन हम इसको देख लेते हैं। सिस्को डैश एडमिन। ओके जी। तो हम यहाँ पे यही चीज देखने की कोशिश कर रहे थे कि आपने सोर्स में अपना मैक, डेस्टिनेशन में आपने इंस्टेड ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन आपने अपने गेटवे का मैक यहाँ पे डाल दिया। ये देख लें, गेटवे का मैक जो कि 1111 है, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। और इस तरह आप आगे बढ़ते गए। ठीक है ना? ओके। ओके। तो यहाँ पे अब ज्यादा क्लैरिटी से आपको नजर आएगा कि अगर मैं यहां से आपसे चले पूछ लूं कि जेंटलमैन, ये जो आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं? क्या ख्याल है? 3। तो एक नेटवर्क ये, इस इसके इधर एक नेटवर्क है, यहां से यहां तक दूसरा नेटवर्क, और ये तीसरा नेटवर्क। बिल्कुल ठीक है। तो सोर्स जो है वो एक नेटवर्क के अंदर है, डेस्टिनेशन जो है वो आपको नजर आ रहा है आईपी से कि मुख्तलिफ नेटवर्क। इससे सोर्स को, ओरिजिनल सोर्स को पता चल गया कि ये डेस्टिनेशन मेरे लिए रिमोट है। अब इसने क्या किया? इसने सोर्स में अपना एनआईसी, और डेस्टिनेशन में आपको देखें ग्रीन नजर आ रहा है, इसका यहां डाल दिया। जबकि अपना आईपी इसका 1.110 है, डेस्टिनेशन का आईपी 1.99 है, जिसको इसने मे आई कॉर्ड, कौन सा कलर था ना, कौन सा कलर है ये, कौन सी फीमेल बताएगी? पर्पल। तो ये पर्पल कलर है। पर्पल कलर में लेयर 3 का हेडर है, और इस वक्त ग्रीन कलर में लेयर 2 का लैन 1 के अंदर है। लेकिन यही पैकेट जब इस राउटर R1 के पास पहुंचा, तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन से इसका कलर ग्रे हो गया है। ग्रे का मतलब है कि ये हेडर बदल गया है, लेकिन ये हेडर L3 का हेडर वही पर्पल रहा। यानी कि इसमें ना सोर्स बदला ना डेस्टिनेशन बदला। फिर क्या बदला यहाँ पे? लांचर में सोर्स में ये अपना मैक डालेगा, सोर्स में ये अपना मैक डालेगा, डेस्टिनेशन में ये इसका मैक डालेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ग्रीन से ये ग्रे हो गया है। जब ये इस राउटर के पास पहुंचा, R2 के पास, तो इसने एक दफा फिर सोर्स में अपना मैक डाला, डेस्टिनेशन में अब फाइनल डेस्टिनेशन का मैक डाला। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एक दफा फिर ग्रे से ये ब्लू हो गया है। एवरी सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क पे लेयर 2 का हेडर बदलता रहता है,
लेयर 3 का हेडर भी बदलता है लेकिन एड्रेस वाइज नहीं बदलता, इसलिए हमारे लिए इस वक्त तक हमारी जो अप्रोच है वो एड्रेस तक है, और चीजें हमने नहीं पढ़ी अभी तक, इसलिए हम उसको नहीं डिस्कस करते। इसलिए इसने तीनों सेगमेंट्स पे सेम लेयर 3 का एड्रेस शो किया। क्लियर? क्लियर? तो यहां पे भी वही बात कि किस तरह ये आगे पहुंचता जा रहा है। पहले इसने प्रीवियस स्लाइड पे इसने इस नंबर 1 इस पे बताया, ग्रीन रखा, फिर अगले उस पे इसने उसको ये इसके साथ मिला दिया, और फिर अगले में ये इसके साथ उसको मिलाएगा, और आपको देखें तीसरे में इससे मिला दिया। तो ये शो कर रहा है कि हर एक पे इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन, री इनकैप्सुलेशन। यहां पे इसने इसको इनकैप्सुलेट किया इसके साथ। हम्म? जब यहां पहुंचा तो इसने इस ग्रीन को उठा के बाहर फेंक दिया, डी इनकैप्सुलेशन, और अपनी तरफ से ग्रे वन लगा दिया, यानी कि री इनकैप्सुलेशन। यहां पे हुई इनकैप्सुलेशन, यहां पे हुई डी इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप, यहां पे हुई री इनकैप। ऐसे ही है ना? इसी तरह जब यहां पहुंचा दोबारा डी इनकैप, डी इनकैप, यहां पे दोबारा री इनकैप, एंड देन इट रीच हियर। जब यहां पे हुआ डी इनकैप ओनली, डी इनकैप्सुलेशन, और फाइनली वेब सर्वर की एप्लीकेशन को जो यहां से रिक्वेस्ट भेजी गई थी वो रिक्वेस्ट यहां पे पहुंच गई। कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? ठीक। तो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, your this chapter number 3 is over. Chapter number 3 is over. अभी हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज करते हैं, एंड दैट चैप्टर नंबर 4, दी फर्स्ट। यहां से अब हम, जैसे मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 1 में मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो आपको जेनेरिक नेटवर्किंग के साथ आपके बताना कि जी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों पढ़ो ना पढ़ो, वगैरह वगैरह, ट्रेंड्स क्या है, ये बातें हमने की थी। फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने, जिसके काम हम साथ साथ अभी भी करेंगे, वहां पे हमने आके राउटर और स्विचेस के साथ, जैसे कल भी अगर आपने अल्टो के वो स्विचिंग राउटर में हमने किया था कि हमने राउटर के इंटरफेसेस को IPv4 और IPv6 एड्रेसेस असाइन किए थे, याद है ना? तो इस किस्म के काम हम चैप्टर 2 में, साथ मैंने फिर चैप्टर 3 शुरू किया, और चैप्टर 3 में मैंने एक पूरा का पूरा तमाम के तमाम मॉडल्स की ब्रीफिंग दी। मैंने OSI की भी दी, मैंने TCP/IP मॉडल की भी दी, मैंने नोवल नेटवेयर की भी दी, मैंने एप्पल टॉक की भी दी, और फिर कहा कि जी ये दोनों ने अपने अपना आप को खत्म कर दिया और ये शिफ्ट हो गए TCP पे, क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि जी ये वाला हमारा मॉडल जो है ये बन गया है डिफेक्टो स्टैंडर्ड। क्या बन गया है? डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जैसे सारे कर रहे हैं वही चीज आप भी अपना लें, डू एज रोमन डू। ठीक है? अब जब हमने ये पढ़ देख लिया कि तमाम डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ऑल मस्ट हैव TCP/IP सूट इंस्टॉल्ड, ऑपरेशनल, तो हमने जेनेरिकली तमाम के तमाम लेयर्स को एक ही चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। और सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया, हमने इसके ऊपर स्पेशली, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक लैब जो कि 3.5.5 है, इस लैब को हमने पूरा 5 घंटे एक लैब के ऊपर हम लगे रहे। बल्कि 5 घंटे नहीं कहूंगा, बल्कि
कल की जब मैंने क्लास शुरू की तो उसका भी पहला कोई आधा घंटा जो था वो मैंने इसी लैब की एक्सप्लेनेशन पे लगाया, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा कि जी प्रीवियस वीक की जो बातें हैं उनको जरा रिपीट कर। अब तो उसमें से मैंने आर पोल्डर, डीएनएस और इन चीजों को उतना एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि 5 घंटे में जो बोला है वो आधे घंटे में नहीं बोला जा सकता। लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि जनाब ये क्या वाकई ये लेयर्स हैं, क्या वाकई यहाँ कोई प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वाकई प्रोटोकॉल कोई काम कर रहे हैं, क्या वाकई कोई हेडर होता है, क्या वाकई कोई हेडर ऐड होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनकैप्सुलेट होती है, इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि असल में तो बगैर सोचे समझे क्या कहा जा सकता है कि गाड़ी बनी किस लिए, कि पैसेंजर्स को लेकर जाए। लेकिन अगर गाड़ी पे पुलिस वाले बैठ जाए तो गाड़ी उनके लिए तो नहीं बनी। गाड़ी तो बनी है, यानी या कह ले रोड जो बना है वो तो बना है कि वो उन गाड़ियों के लिए जो कि हर साल पैसे देती है गवर्नमेंट को। जैसे इब्रार ने कहा था कि मुझे ड्राइविंग आती है, अगर ड्राइविंग आती है तो हर जुलाई में जाके गाड़ी के पैसे भी जमा करवाते होगे। इस रोड पे चलाना फ्री नहीं है। तो लेकिन पुलिस वाले, उनकी गाड़ी के तो कोई पैसे नहीं है, उनके लिए कोई रोड नहीं बना हुआ, लेकिन वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है, वो आपकी चीजों को स्मूथ करने के लिए है। इसी तरह ये हेडर इसलिए लगाया गया कि आपका पैकेट, आपकी इंफॉर्मेशन वाकई सही जगह पे पहुंचे। ठीक है ना जी। तो हमने इस पूरी चीज को कवर किया। आज से हम आज से हम एक एक लेयर को, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल, देन डेटा लिंक, डेटा लिंक के बाद फिजिकल पे एक चैप्टर है, डेटा लिंक पे प्रॉब्ली 2 चैप्टर्स हैं, इस पे 3 4 चैप्टर्स हैं। तो यूं हम ये पढ़ते जाएंगे कि फिजिकल के बाद डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। तो और इस जब हम ये पूरा करेंगे तो हमें नेटवर्किंग का कंप्लीट एक व्यू क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप लोग स्पेशली स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल में जाएंगे तो हम स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल पे जाएंगे। तो स्विचिंग में हम लेयर 2 को दबा के पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे स्विचिंग कैसे होती है, ये फॉरेन टेबल कैसे बनते हैं, अभी आपने फॉरेन टेबल का लफ्ज सुना, कैसे बनते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। क्या हम इस एक बड़े लैन को छोटे छोटे लैंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको वी लैंस कहते हैं। अगर वी लैन बना दिया तो क्या वी लैन के दरमियान में कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, जिसको वी लैन राउटिंग कहते हैं। फिर हम आई डीएनएस, सॉरी डीएचसीपी वर्जन 4, फिर वगैरह। इसी तरह ये पार्ट भी लेयर 2 में आता है। इसे मतलब लेयर 2 को हम खंगाल देते हैं इस पूरे कोर्स में, और कुछ ब्रीफ लेते हैं लेयर 3 का। ठीक है। और फिर इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी ऑटोमेशन जो है वो ज्यादा, फिर उसमें लेयर 2 नहीं है, उसमें ज्यादा लेयर 3 और ऊपर की लेयर। एक चीज तो ये थी। दूसरा, क्योंकि 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एक स्टूडेंट ने मुझसे कुछ एक दिन 2 दिन पहले पूछा भी था कि जी को एग्जाम नहीं हुआ। तो एज पर द रूल ये मैं आपको दिखा दूं। ये है आपका कोर्स इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। तो ये फरमाता है कोर्स के जनाब, जब आप पहले 3 चैप्टर पढ़ लो तो फिर आपका चेक पॉइंट एग्जाम होना चाहिए। तो जब वो कह रहा है कि होना चाहिए तो बस फिर होना चाहिए। तो ये एग्जाम आज यानी कि 6 तारीख को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 6 तारीख को एक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लॉक। इसका मतलब अगर आप इसको क्लिक करेंगे भी तो ये नहीं खुलेगा।
लेकिन जब मैं इसको 6 तारीख को यानी आज के दिन एक्टिवेट कर दूंगा और साथ ही बता दूंगा कि जनाब ये 6 तारीख से लेके प्रॉब्ली 13 तारीख तक खुला है, ना सिर्फ डेट बताऊंगा, टाइम भी बताऊंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि सर आपने तो कहा था कि मेरा पेपर जो है वो लेट करो 13 तारीख तक है, तो मैंने तो 13 तारीख के रात को 12 बजे देखा तो नहीं था, तो 12 बजे अगली तारीख हो गई थी। तो इसलिए आपको बताया जाएगा कि जेंटलमैन मिसाल के तौर पे 13 तारीख को रात के 10 PM तक। तो आपने इस तीनों में फिर ये 3 चैप्टर्स को खूब पढ़ के तैयारी करके और फिर आप इस एग्जाम को ले लेंगे। याद रहे कि इस एग्जाम में मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। आप उनको क्लिक करते जो आप समझते हैं वो आपको ये भी बताएगा कि क्या एक आंसर देना है, दो देने हैं, तीन देने हैं, बताएगा। ठीक है। और जब आप ये कर लेंगे, मोर प्रॉब्ली इसमें 33 क्वेश्चंस होंगे और आपको 1 घंटा इनको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ये भी बताता चलूं कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि आज आपने 10 सवाल आज कर लिए, 10 सवाल आप कहते हैं मैं कल कर लूंगा। नहीं, ये 33 क्वेश्चन आपने कंसेक्टिव 1 घंटे के अंदर करने हैं। और अगर आपने इसको उस दौरान डन कर दिया तो ये आपका एग्जाम ज्यूम करेगा कि हो गया। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 सवाल करके और कंप्यूटर आप बंद कर दिया, या नीचे एक बटन होता है सबमिट का, वो आपने प्रेस कर दिया, इसको ये नहीं पता कि आपने 5 किए हैं और बाकी लेट करें 28 क्वेश्चन आपने नहीं किए। वो ये ज्यूम करता है कि आपको 28 क्वेश्चन नहीं आते और वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो इसलिए आप लोगों ने, क्योंकि कई स्टूडेंट ये करते हैं कि एक सवाल करके सबमिट बटन दबा देते हैं। भाई उसने आपको कहाँ कहा क्या कि सबमिट दबाओ, एक करोगे आगे जाओ, दूसरा आएगा। मिसाल के तौर पे इस तरह, ये जी ये इस तरह आप इसको क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ये देखिए, चेकिंग दी फॉर कोर्स प्रोग्रेस, चेक पॉइंट एग्जाम, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्रॉल टू बिगिन। तो आप नीचे आ जाएंगे, ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि जनाब ये क्या है, बता रहा है कि जनाब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। यानी कि आपने ये नहीं ज्यूम करना कि हर सवाल का एक ही जवाब, नहीं। तो कुछ का एक, किसी का दो, किसी का तीन, किसी का एक ज्यादा। तो आप ये पढ़ने के बाद फिर आप इस सवालों पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे, आंसर्स हैं, आंसर लिखेंगे और आगे एक, तो आपने मिसाल तो सेलेक्ट कर लिया, अगला क्वेश्चन करें, अगले को सेलेक्ट करें। देखें अब मिसाल तो यहाँ पे कह रहा है कि जनाब आप कुछ क्वेश्चंस हैं उसको का जवाब, फिर उसके बाद तीसरा, बाद में ये उसकी आपको मैचिंग भी करनी होती है। मिसाल फॉल्ट टॉलरेंस, ये फॉल्ट टॉलरेंस है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें। अगर सिक्योरिटी ये है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें। जैसे मिसाल दे प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज सिक्योरिटी, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें, तो ये लाइन के दरमियान डाल देगा। तो यूं आप सारे क्वेश्चंस वन 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 करते हुए प्रॉब्ली 33 क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे। ये जी, जब 33 पूरे कर लेंगे तो आप यहाँ पे सबमिट, सबमिट कर दिया तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, सबमिशन नहीं की हुई और आप समझते हैं कि लेट करें आखिरी क्वेश्चन के से पहला क्वेश्चन आपने गलत किया है या छोड़ दिया था, यू कैन गो बैक, solve it and come to the, लेकिन once you see submitted the, press the submitted button, it's gone. Clear? ठीक है। तो let me see the question here। दो क्वेश्चंस हैं, एक है फिजा का, सर ये एग्जाम हमने यूनिवर्सिटी आकर देना होगा, एक ठीक है। नंबर 2, सर
जब मैं वाईफाई कनेक्ट करती हूँ लैपटॉप में, तो उधर आता है कि इस वाईफाई network an older standard that's being phased out. What does it means? ये आपके घर का मसला है निम्रा। तो अगर आप लेट करेंगे ये मसला है, तो फिर आप इस वक्त कैसे कनेक्टेड हैं? तो सर वो बता ये चाह रहा है कि जिसने भी ये वाईफाई को आपके लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हो सकता है कि उसने किया हुआ है वाईफाई वाईफाई के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आप अगेन स्विचिंग राउटिंग का कोर्स जब पढ़ेंगी तो वहां पे आपको ये सिखाया जाएगा कि वाईफाई के मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। जो पुराना था उसका नाम है डब्ल्यू ई पी। अब ये स्टैंडर्ड मर चुका है। उसके बाद आया WPA, फिर आया WPA 2, और आजकल नया नया आया है WPA 3। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका आपने अपने लिए ये जिसने भी किया है उसने आपके लिए ये रखा हुआ है, तो वो आपको सिर्फ बता रहा है कि जनाब आपके पास एक ओल्डर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो कि मर चुका है, फेज आउट हो चुका है। आप अपने आप आज के मतलब आप सेफ नहीं हो, आप अपने आप को लेटेस्ट वर्जन पे ले जाओ। तो ये तो हो गया निम्रा का जवाब। ओके, इसके मुकाबले में जो फिजा का जवाब है वो ये है कि जी एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी आना जरूरी है। अगर आप आगे यहाँ एग्जाम देना चाहें तो विल फैसिलिटेट यू, लेकिन हम आपको वो भी नहीं करेंगे, कंपेल भी नहीं करेंगे कि इधर आके ही दो। अगर आप समझती हैं कि आपके घर में इंटरनेट अच्छा है और आप वहां से दे सकती हैं और बगैर चीटिंग के दे सकती हैं, तो दैट इज ग्रेट। लेकिन अगर हमें आ, मालूम हो गया कि ये चीटेड है, तो हम आपको वो टेस्ट कैंसिल भी कर सकते हैं और आपको फिर यहाँ बुला भी सकते हैं कि जनाब आपका वो टेस्ट कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आके दें। तो वेल एंड गुड, नहीं दे रही हैं तो बस सर्टिफिकेट नहीं। ठीक हो गया फिजा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू ऑल आर इंक्लूडिंग फिजा आर वेल मेच्योर। चीट करके अपने आप को नुकसान देते हो, हमें नहीं देते हो। क्योंकि ये सर्टिफिकेट मैं बार बार कहता हूँ वैल्यूएबल है। ये आपको वहां तक पहुंचाता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स तक, कंपनीज तक, ऑर्गेनाइजेशंस तक। लेकिन प्रूव वहां पे आपने खुद करना होता है कि ये काम जेन्युइन है या 2 नंबर है। और अगर वहां पता चल जाए कि 2 नंबर है, तो समझ लो कि आपकी सारी डिग्री विग्री जो है वो स्टैक पे चली जाती है। क्योंकि आप उनसे एक झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप 99 सच बोलें, आपको पता है कि अगला फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो मेरी बात उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे। ओके सर, और इसमें कोई क्राइटेरिया है कि कितने मार्क्स वाला पास होगा और इतने मार्क्स वाला फेल? जी बिल्कुल। तो कोशिश करें कि आप अपने मार्क्स को 70+ पे रखें। क्योंकि अगर आप 70+ से नीचे जाएंगे तो माइट भी आपको वोचर, जिसके लिए आप लोग स्टूडेंट हमसे नॉर्मली पूछते हैं कि जनाब अगर हम इंटरनेशनल एग्जाम देना चाहें तो उसकी फीस तो $300 है, तो क्या आप हमें वो एग्जाम वोचर दे सकते हैं जिसकी वजह से अराउंड 60% हमें वेव ऑफ मिल जाएगा? तो अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आपको एकेडमी वोचर नहीं देती। तो इसलिए फिजा हमेशा कोशिश करे कि अपने आप को 85+ पे रखे। सर वॉइस कट हो रही है, क्या फिजा एंड अदर्स मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, डिस्काउंट के लिए होता है कि आप वो जब एग्जाम के लिए अगर चाहे घर से देना चाहो, चाहे उनके टेस्ट सेंटर्स हैं वहां से बैठ के देना चाहो, तो आप उनको अपना वोचर दिखाते हो और वो कहते हैं वेल डन। वो कहते हैं $300 लाए हुए हो, अपने पास रखो, इनमें से 40% हमें दे दो, बाकी 60% घर ले जाओ। जिंदाबाद जी, बिल्कुल जिंदाबाद। इस मसला तो कोई नहीं होगा निमरा, लेकिन आपका नेटवर्क अनसेफ है। ये मेरे ख्याल से ये खुद ही एक मसला है। मैंने अभी आपको जवाब दिया कि मसला तो है कि आपका नेटवर्क जो है अनसिक्योर है।
तो बेहतर है क्या है, आप उसकी रिकॉन्फ़िगरेशन कर लें अपने वाईफाई रूटर की। और जैसे मैंने कहा कि माइट भी कि आप WEP पे अभी तक अपने आप को रखा हुआ है, उससे आप WPA2 पे आ जाएं। क्योंकि मैट भी आपको, कि आपका डिवाइस सीम्स लाइक ओल्ड, तो उसमें WPA3 नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो कम से कम ये तो होगा, इस पे ले जाए तो यू मोर सेफ। नहीं, अगर एक्सेस रूटर्स का अपना है तो फिर तो वो नहीं इसको डील करेंगे ना। अगर आपने अपना वाईफाई लगाया हुआ है तो फिर मतलब उसके आगे लगाया हुआ है तो फिर तो आप उसको खुद जिम्मेदार हैं। और अगर हाँ, अगर आप वो कंपनी के राउटर में ये इशू है, तो आप जिसके भी आपने पैसे पे करते हैं उन्हें ये बताएंगे जी, वो आपके लिए इसके जो सिक्योरिटी फीचर हैं उसको अपडेट कर। एनी हाउ, सर तो और चले। सर ये इससे भी हो सकता है कि सर ये अपना वाईफाई एडाप्टर जो है वो चेंज करे। चेंज करना तो पैसे वाली बात है ना। अब उसमें भी दो बात। अगर आपने वो कंपनी का राउटर है, जो वाईफाई रूटर है, क्योंकि आजकल तो दोनों मिक्स होते हैं ना, जो एक तरफ आपका ऑप्टिकल यूनिट होता है और दूसरी तरफ उसी डिवाइस के अंदर आपका एक्सेस रूटर भी होता है। तो वो तो आप नहीं चेंज कर सकते। तो आप कंपनी को कॉल कर सकते हैं कि जी मुझे ये मसला आ रहा है, जिससे लगता है कि मेरे जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं वो अनेबल्ड नहीं है या वीक हैं, ओल्ड हैं। आप उसको रिकॉन्फ़िगर कर दें, वो अपने एंड पे ही बैठ के कर लेते हैं, आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सारी बातें करने के बाद हम अगले चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर आपको छुट्टी दे देते सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर हैं। जी करें बशीर। ब्रीफली आप। सर ये फाइल सर्वर और एफटीपी में डिफरेंस है सर? क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइल सर्वर और FTP में कोई फर्क है। फर्क बस ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक डिवाइस है, इसमें फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो जो कि कंपनी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप कहेंगे कि ये फाइल सर्वर। ठीक है। अब इस फाइल सर्वर से कोई भी फाइल उस पर अपलोड की जाए या डाउनलोड की जाए यहां से, इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो FTP है या SFTP है। FTP है या SFTP है। इस लिहाज से इस सर्वर को FTP सर्वर भी कह सकते हैं, है एक ही चीज। जी बशीर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका खत्म चैप्टर 3। अब मैं, एक और क्वेश्चन है। क्या मैं वायरस, मालवेयर, हैकर के अटैक के लिए वुनरेबल हो गई हूँ फिर? सॉरी, आई एम आस्किंग सो मच क्वेश्चन। नहीं जी, क्वेश्चन पूछने पे सॉरी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप वायरस के, आपका एंटीवायरस नहीं है तो यू आर वुनरेबल, उसमें कोई शक नहीं है। आपकी मशीन तक कोई वायरस पहुंचा सकता है, अगर वो एक्सेस हासिल कर लेता है। तो एंटीवायरस क्योंकि नहीं है, तो वो वायरसेस को कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो अपना काम करेंगे। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो बैक एंड आई गो बैक टू। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जनाब, वी विल बी स्टार्टिंग विद ए वेरी सिंपल टॉपिक, एंड द सिंपल टॉपिक इज फिजिकल लेयर। तो यानी कि अब हम जो पढ़ा उनकी डिटेल्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स? क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव फिजिकल लेयर के? तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लाजमी तौर पे हम देखना चाहते हैं
कि अगर ये फिजिकल लेयर है तो इस फिजिकल लेयर के फंक्शंस क्या हैं। नंबर टू, यहां पे फंक्शंस और करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये हमारा पहला टॉपिक है। फिर इस फिजिकल लेयर के ऊपर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो होता है मीडिया, दैट इज पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज को स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें गाइडेड भी हैं, जिसमें गाइडेड भी हैं और अनगाइडेड भी, गाइडेड भी हैं और अनगाइडेड भी। अगर आप गाइडेड की बात करें तो हम कॉपर की बात करना चाहते हैं। अगर आप कॉपर की बात करें तो हम यूटीपी एसटीपी की बात करना चाहते हैं, हम कोएक्सियल की बात करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह गाइडेड में दूसरी एग्जांपल फाइबर की है, ऑप्टिकल फाइबर। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर में बात करना चाहें तो हमारे पास फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे सिंपल स्टेप इंडेक्स, और सबसे पहले तो किस तरह इस फाइबर में लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है। तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन फाइबर ऑप्टिक्स पहले, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक जैसे स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसके बाद सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, हम ये चीजें देखना चाहते हैं। तो ये इस पे हम बात कर लेंगे। फिर लाजमी तौर पे हम ये भी देखना चाहेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं फाइबर, इस्तेमाल कहाँ है फाइबर का। फिर हम अनगाइडेड की तरफ आ जाएंगे, और अनगाइडेड में सबसे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एयर, क्योंकि इसके ऊपर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो है लैन का वो है वायरलेस लैन। लेकिन इसमें हम वायरलेस लैन के साथ साथ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सेलुलर की भी देना चाहेंगे, क्योंकि हम सेलुलर पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन सेलुलर हमें डेटा प्रोवाइड करता है। तो इस लिहाज से हम थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 1G, रिगार्डिंग 2G, रिगार्डिंग 2.5G, रिगार्डिंग 3G, रिगार्डिंग 3.5G, रिगार्डिंग 4G, एंड वेरी सून 5G। क्लियर? सिंपल है। आपने आपका मिसाल के तौर पे वन ऑफ द वेज कि आपको आईपी कौन देता है, सेलुलर। बस एक डीएससी भी बिठा दो, अर्थ बकार कई, डेटा बकार न कई, सिंपल। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे। जैसे कि ये कहना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे पिछले 2 दिन में पिंडी इस्लामाबाद के लोगों का ये कंप्लेंट है कि उनको डेटा मिल ही नहीं रहा, ऑन ही नहीं हो रहा। वो वीपीएन का मसला नहीं है, उनको आईपी नहीं दे रहे। क्यों? कि ताकि वो बात ना कर, क्योंकि वो पता है कि जब तक ये डिवाइस को आईपी नहीं मिलता इट कैन नॉट कम्युनिकेट। तो वेरी सिंपल। हाँ, अगर वो ये चाहते हैं कि वॉइस भी ना मिले तो फिर वो अपने ट्रांसमीटर्स को ऑफ कर देते हैं, तो फिर तो सिग्नल ही नहीं जाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप पिशावर में भी जब मुहर्रम वगैरह होता है तो आप कहते हैं जी सिग्नल डाउन है, और आपको अपने मोबाइल पे नजर भी आ रहा होता है कि सिग्नल जीरो है। आप देख के खुद होते हैं ओ सिग्नल नहीं है, या टेलीनॉर का है और यूफोन का नहीं है मिसाल के तौर पे। तो या तो अगर वो चाहते हैं कि बिल्कुल खत्म, तो फिर तो ये है कि ट्रांसमीटर ऑफ कर दिए जाए, ताकि कोई सिग्नल आपसे निकले ही ना। जब सिग्नल निकलेगा नहीं तो जवाब भी नहीं आएगा। ये तो एक तरीका। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वॉइस चले, डेटा ना चले, तो फिर सिर्फ डीएचसीपी बंद कर दो,
सब कुछ बंद हो गया। वॉइस चलेगा, डेटा नहीं चलेगा। मशीन, मतलब हैकर जाके किसी की बिजली नहीं ऑन कर सकता, तो उन्होंने उन्होंने डीएचसीपी को शट डाउन कर दिया। तो हैकर जाके उस शट डाउन को ऑन नहीं कर सकता। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, तो चले आज के लिए इतना काफी। साढ़े 15 मिनट ही बाकी हैं, लेकिन पढ़ना शुरू कर दें, एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दें। अगली इतवार को तक आपने एग्जाम देना है। जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप ये ज्यूम क्वेश्चन ये पूछा गया, पहले मैं इस चैट को भी देख लूं। सर संडे इंक्लूड जी सर, स्नैन संडे 13 तारीख आती है ना, ये देख लें आप, इस पे देख सकते हैं कि संडे इज 13, तो सिस्टम मतलब संडे इंक्लूडेड। आज भी संडे, वो भी संडे, तो संडे इंक्लूडेड। शायद रात के 10 बजे तक भी पूरा दिन भी में इंक्लूडेड होगा। तो ये तो हो गया सवाल स्नैन का। अब जवाब चाहता है हमारा, इसका नहीं। ओके, आपका नाम मुझे भूल गया। अवेश। अवेश का ख्याल ये है कि अब थोड़ा चैट वालों इंतजार करो, पहले इस सवाल का जवाब दे दूं। अवेश का क्वेश्चन ये है, वो ये ज्यूम कर रहे हैं कि शायद दुनिया में कोई एक मशीन है जो कि इंटरनेट देती, और इस वजह से शायद हम ये भी कह लें कि जी वो यूएस में पड़ा हुआ, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में पड़ा हुआ कोई एक मशीन है जो कि इंटरनेट दे रही है। इस वजह से पाकिस्तानियों को, अफगानियों को, ईरानियों को, ये अपने आप को इसके साथ मिलाना होता है, क्योंकि दरम्यान में कहीं समंदर है, कहीं हवा है, कहीं जमीन है। तो इसके जरिए हमें इस तक जहां पहुंचना है ताकि हमें इंटरनेट मिल जाए। इसका ये बिल्कुल नहीं, इस तरह सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बिल्कुल नहीं। इंटरनेट ये चीज है कि हर कोई इसमें इंटरनेट का हिस्सा है और कुछ दे रहा है। मिसाल के तौर पे, क्या जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक मशीन ज्यूम करवाई, तो क्या यूटी पिशावर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है? नहीं, वो तो यहाँ पड़ी है, पिशावर में पड़ी हुई है। इसी तरह मिसाल के तौर पे नस्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन तो इस्लामाबाद पिंडी में पड़ी हुई है। लम्स है, उसकी इंफॉर्मेशन तो लाहौर में पड़ी हुई है। इसी तरह एनईडी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन तो कराची में पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि इंटरनेट हर जगह पे है, और हम एक दूसरे के साथ, कि मतलब अमेरिका वाला भी बैठे अगर नस्ट की कोई चीज लेना चाहता है तो वो पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान वाला स्टैनफोर्ड की कोई चीज लेना चाहता है तो अमेरिका जाता है। तो इस तरह ये सारे एक दूसरे को ले और दे रहे हैं। हाँ, ज्यादा चीजें उधर हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। क्योंकि अगर ये नॉलेज की जगह है, तो नॉलेज तो मुसलमानों का मेराज है, तो होना तो ये चाहिए कि ज्यादा इधर से जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम एक बना दिए, मिसाल के तौर पे अब व्हाट्सएप है, उधर है, जूम है, उधर है, मीट है, उधर है, गूगल है, उधर है, फेसबुक है, उधर है, मेटा है, उधर है। तो ज्यादा क्योंकि उधर है, इसलिए ज्यादा हम उधर ही जाते हैं। क्लियर हो गया? जी। तो मैं देखना चाह रहा था कि एक क्वेश्चन शायद कोई किसी स्टूडेंट का चैट पे पड़ा है। सर एग्जाम आई गेस 2-3 दिन के लिए होगा एग्जाम, तो अगर हम कुछ एमसीक्यूज करें और सबमिट का बटन ना क्लिक करें, और कुछ एमसीक्यूज बाद में करें, तो क्या क्या ऐसा सही है? नहीं जी, ये बिल्कुल सही नहीं।
मैंने कहा कि जब आपने एक दफा स्टार्ट कर दिया, जब आपने स्टार्ट कर दिया, मिसाल के तौर पे आपने 11:20 पे स्टार्ट कर दिया, जो कि अभी का टाइम है, तो बस इसका मतलब यह है कि ये 12:20 उसी तारीख तक, इस 60 मिनट में जितने क्वेश्चंस आपने किए वो वैलिड। इसके बाद जितने भी आपने कर ही नहीं सकेंगे, मैं ये तो मुमकिन ही, मतलब 12:21 पे अगर आपने करने की कोशिश की तो वो होगा ही नहीं। तो ये टुकड़ों टुकड़ों का एग्जाम नहीं है। यू हैव टू टेक, जैसे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, तो कभी आपने कहा है कि भाई मिसाल के तौर पे मेरा फाइनल एग्जाम है, एक दो सवाल आज कर लेती हूँ, दो सवाल कल आगे कर लूंगी, दो सवाल फिर हफ्ते के बाद आगे कर लूंगी। नहीं, ये जो आपको एक हफ्ते का टाइम दिया गया, इसका मतलब ये है कि जब भी आप चाहें, आज चाहें कल चाहें, मैंने हमने आप पे रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाई कि भाई नहीं आपने इतवार के दिन 11 बजे बैठना है, 12 बजे तक करना है, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते क्योंकि मसला ये आता है कि बाजू का हो सकता है उस वक्त आपकी बिजली ना हो सकता है उस वक्त आपका इंटरनेट काम ना कर रहा हो सकता है उस वक्त आपकी तैयारी ना हो। तो हम आपको पूरा हफ्ता इसके लिए खोल देते हैं कि भाई जब आपको टाइम मिले, लेकिन ये नहीं कि दो सवाल आज, दो कल, दो तीन अगले दिन, नहीं। आपने एक तारीख में बैठ के 1 घंटा कंसेक्टिव 1 घंटे के दौरान ये करना है।